सारा खून। खैर, दिल्ली की सड़कों पर ये होना तो आम बात है। मुझे लेट हो रहा है। इन दोनों की तो कोई भी मदद कर देगा। मुझे निकलना चाहिए। हाँ। मानव एक 25 साल का जवान लड़का जो दिन में जिम ट्रेनर और रात में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था, उसने अपने मन में ये सब सोचा और अपनी बाइक की तरफ वापस मुड़ गया। पर पीछे से औरत की आवाज आई। हेल्प, हेल्प, प्लीज, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, प्लीज, प्लीज सेव मी। ये सुनते ही मानव के कान खड़े हो गए और उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां उन दोनों में से एक औरत मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी और दूसरी अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। मानव ने उस औरत को नजरअंदाज किया और अपनी बाइक स्टार्ट करके निकलने लगा कि तभी मानव ने उस औरत के शरीर पर बहुत सारी सोने की ज्वेलरी देखी। वो तुरंत बाइक लेकर उस औरत के पास गया। मुझे क्या मिलेगा मदद करने का? औरत वहां दर्द में कराहते हुए पड़ी थी। औरत ने कराहते हुए कहा, मेरे शरीर पर जो सोना है सब तुम्हारा। बस बस बस, बस मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरी थोड़ी, प्लीज मेरी मदद कर दो। और ये कहकर उस औरत की आंखें वापस बंद हो गईं और मानव तुरंत बाइक से नीचे उतरा। उस औरत का शरीर बिल्कुल सुडौल था और उसने एक डीप नेक वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो ट्रांसपेरेंट भी थी। मानव उसके बगल में बैठा उस औरत की ड्रेस को ठीक करने लगा क्योंकि उसका ध्यान बार बार उसकी क्लीवेज पर जा रहा था। उसने जैसे ही अपने हाथ को उस औरत की छाती की तरफ बढ़ाया, उस औरत ने तभी मानव का हाथ पकड़ के साइड में कर दिया और मानव के हाथ अब उसके उभार पर थे। मानव ने तभी अपना हाथ झटका और उस औरत की हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना कान उसके दिल पर लगाया। मानव ने मन ही मन कहा, इनकी तो हार्ट बीट बहुत स्लो है, सांस भी मुश्किल से आ रही है, मुझे सीपीआर देना होगा। और सीपीआर देने के लिए मानव ने अपने होठों को उस औरत के होठों पर रखा और उसके मुंह में सांसें भरने लगा, जिससे वो औरत होश में आ गई। औरत हाँफते हुए उठी और मानव को गले से लगा लिया। उस औरत ने उसे इतना कसकर पकड़ा कि मानव अपनी छाती पर उसके शरीर को साफ महसूस कर पा रहा था। डर के मारे वो पीछे हटा और वापस जाने लगा। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक कंगन दे दो, मैं चला जाऊंगा। देखो देखो, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे शरीर की सारी ज्वेलरी तुम्हारी है। मुझे घर छोड़ दो और ये सब तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे देरी हो रही है। माँ और बहन घर पर अकेले होंगे। हाँ, बस कंगन दे दो। अरे तो अपना काम तो पूरा करो, तभी तो दूंगी तुम्हें कंगन। ये बोलते हुए उस औरत के मुंह पर एक तिरछी स्माइल थी और तभी मानव ने उसे उठने में मदद की और बड़ी ही मुश्किल से उसे बाइक के पीछे बैठा लिया। एड्रेस डिफेंस कॉलोनी Z103। मानव पूरे रास्ते बाइक चलाते हुए यही सोच रहा था कि सोने के कंगन को बेचकर वो पैसे कमा लेगा और अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि वो अकेला ही घर में एक इनकम का सोर्स था। जैसे ही उसने बाइक को Z103 के आगे रोका, उस औरत ने उसे अंदर आने को कहा। नहीं नहीं, आप जाइए। और तभी वो औरत वहां गिरने की एक्टिंग करने लगी। औरत बेहोशी में बोली, मुझे ओह गॉड, मुझे वापस चक्कर आ रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे अंदर कमरे में छोड़ दो प्लीज। मानव ने उस औरत को पीछे से पकड़कर संभाला और उसे सामने मौजूद बंगले में ले गया जो 3 माले का था। अंदर से वो घर इतना शानदार बना हुआ था कि मानव उस औरत को सहारा देते हुए ही चारों तरफ नजर घुमाए जा रहा था कि तभी सामने एक नौकरानी वहां आ गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेम साहब को? मेम साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। इनका कमरा कहाँ है? ऊपर, पहले माले पर, दाईं तरफ। मानव ने ये सुनकर उस औरत को गोद में उठा लिया और ऊपर छोड़कर आने लगा। उसकी नजर बार बार उसकी ड्रेस पर जा रही थी और मानव अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने जल्दी से कमरे में घुसकर उस औरत को बेड पर लेटाया और खुद को नीचे से एडजस्ट किया। ये करके मानव मुड़कर जाने लगा क्योंकि उस औरत की आंखें अभी भी बंद थीं,
कि तभी उसका हाथ पीछे से किसी ने झटक कर पकड़ा और खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। कहाँ जा रहे हो? मेरे सारे गहने तो लेते जाओ। मानव अब उस औरत के ऊपर लेटा था और उसके हाथ उस औरत की छाती पर थे। ये आप क्या कर रही हैं? मुझे मुझे जाने दो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ये सुनते ही उस औरत ने अपनी उस वन पीस ड्रेस की गांठ खोल दी और अब उसके शरीर पर बस उसकी छोटी सी बिकिनी नजर आ रही थी और मानव सब कुछ देख सकता था। मैंने कहा था सारे गहने तुम्हारे, तो ये तो ऊपर मेरे गहने ही हैं और सबसे बड़ा गहना देखकर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ये कहकर उस औरत ने मानव की पैंट में अपना हाथ डाल दिया और मानव मदहोश हो गया। उसके बाद तो मानव से भी रुका नहीं गया और उसने उस औरत के शरीर पर बचे हुए बाकी के 2 कपड़े भी उतार फेंके और कुछ देर बाद दोनों बेड पर बिना कपड़ों के लिपटे पड़े थे। फिर मानव ने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए। ये सब कंगन तो लेते जाओ बेबी, इतना मजा दिया है तुमने, कुछ तो मुझे भी पे करना चाहिए ना। वो औरत ये कहते हुए बिना कपड़ों के ही बेड से उठ गई और मानव को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि पिछले 2 घंटों में उसके साथ क्या से क्या हो गया। मानव ने फिर भी उस बेड पर पड़े इतने सारे गहनों में से एक ही कंगन उठाया और बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकल गया। वो औरत अपनी बाथरूम में शावर लेने लगी और अपने वाटरप्रूफ आईफोन से एक कॉल लगाया। इस बाइक नंबर के ओनर की सारी डिटेल निकलवाओ, मुझे कल तक चाहिए। हाँ। इधर मानव को फिलहाल बुरा लग रहा था क्योंकि उसने वो कंगन खुद का इस्तेमाल करके कमाया था और तभी उसके मन में उस औरत का ख्याल आया जो अभी भी सड़क पर बेहोश पड़ी थी। दूसरी तरफ वो औरत गर्म पानी से नहाते हुए हंसे जा रही थी। आखिर क्या तूफान आने वाला था मानव की जिंदगी में। एक सीधा साधा जिम ट्रेनर जिसने अभी अभी एक जान बचाई थी, ये अच्छा काम उसे कितना महंगा पड़ने वाला था। जानने के लिए जुड़े रहें इस कहानी के साथ और सुने जिगलो। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर हनीफ असगर द्वारा लिखी कहानी जिगलो और मैं हूँ पल्लवी भारती। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। शहर से बाहर बने उस शानदार फार्म हाउस के एक शानदार रूम में इस समय मानव एक बड़ी और खुली हुई सेफ अलमारी के सामने खड़ा था जो 2000 के नोटों से लबालब भरी हुई थी। इतने सारे पैसे और वो भी एक साथ मानव ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। उन नोटों को देखकर वो सोच रहा था कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। उन्हीं पैसों के लिए तो वो दिन में जिम ट्रेनर और रात में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। सामने जो दौलत वो देख रहा था, अगर उसमें से कुछ भी मिल जाती तो उसकी सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां आसानी से निपट जाती। अभी मानव ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने पीछे से वो खनकती आवाज सुनाई दी। दौलत का ऐसा ढेर तुम्हारा भी हो सकता है स्वीट हार्ट, अगर तुम मेरी बात मानो तो। मानव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उस रूम के बीचों बीच मौजूद आलीशान बेड पर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में महंगी और विदेशी वाइन की बोतल थी और उसने एक सफेद चादर अपने ऊपर खींच रखी थी। ऐसा करके उसने निश्चय ही अपने नंगे बदन को छुपाया हुआ था क्योंकि उस बदन पर कुछ पहले जो कपड़े मौजूद थे वो अभी फर्श पर पड़े हुए थे। उसने अपने हाथ में थमी कैन से घूंट भरा और बोली, सोच लो स्वीट हार्ट मानव, अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा और सोच लो। मानव सोच ही रहा था और उसे याद आ रहा था कि जब वो गोल्डन जिम में मौजूद अपनी जिम ट्रेनर की नौकरी के तहत एक जिम कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी उसकी नजर गोल्डन जिम के मेन डोर को खोलकर अंदर आती उस महिला पर पड़ी जिसे देखकर मानव लगभग चौंक ही उठा क्योंकि ये कल रात सड़क पर मिली औरत ही थी। ये यहाँ क्या कर रही है?
सोचते हुए मानव ने देखा कि वो सीधा जिम के अंदर बने उस ऑफिस में पहुंच गई जिसमें जिम ओनर सैमसन मौजूद था। जल्दी ही जिम में वो विशेष बेल बजी जिसका मतलब था कि सैमसंग मानव को अंदर बुला रहा है। औरत ने कहा, हाय मानव, कैसे हो? अब आई एम फाइन। मानव ने हिचकते हुए फिर पूछा, वैसे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत मुस्कुराई। तुम्हारी बाइक के नंबर से ना तो ये जानना मुश्किल था कि बाइक मानव, जो कि तुम्हारा नाम है, उस पर रजिस्टर्ड है, और ना ये जानना मुश्किल था कि तुम सुल्तानपुरी के बी ब्लॉक में रहते हो और यहाँ गोल्डन जिम में एज अ जिम ट्रेनर काम करते हो। लेकिन आप यहाँ कैसे? इसका जवाब मैं देता हूँ। मैडम ने हमारे जिम के चर्चे सुने, इसलिए मैडम डिफेंस कॉलोनी से इतनी दूर हमारे जिम को ज्वाइन करने आई हैं और अभी अभी इन्होंने हमारी प्रिविलेज मेंबरशिप फीस देकर हमारा जिम ज्वाइन भी कर लिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपनी बॉडी को इन शेप रख सकूं, अंडर योर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अरे आप चिंता ना करें मैडम, मानव आपकी बॉडी के हर पार्ट पर शेप में लाने में आपकी हेल्प करेगा। ही इज अ सुपर्ब जिम ट्रेनर। वैसे आप शुरू कब से करना चाहेंगी? आज से, अभी से। अगर आपको और आपके ट्रेनर मानव को कोई दिक्कत ना हो तो। लो जी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, और मानव को क्यों दिक्कत होगी? आखिर उसे इसी काम की तो तनख्वाह मिलती है। मानव को तो उल्टा खुशी होगी आपको ट्रेन करने में। क्यों मानव? यस यस सर। तो फिर चलें? जी, व्हाई नॉट। जल्दी ही मानव उसे लेकर चेस्ट फ्लाई मशीन नामक मशीन के सामने मौजूद था। शुरुआत यहाँ से करते हैं मैडम। मेरा नाम कामिनी है। तुम चाहो तो मुझे प्यार से कम्मो कहकर बुला सकते हो। वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहाँ जिम में भी ठीक वैसे ही सैटिस्फाई करोगे जैसे कल रात बेड पर। मैडम प्लीज कल रात की बात मत कीजिए। मैं कल रात की हर बात भूल जाना चाहता हूँ। तुम भूल सकते हो, लेकिन मुझ पर तो कल रात की दीवानगी अभी तक छाई हुई है। खैर, कल रात की बात छोड़कर आगे की बात करते हैं। इतना कहकर कामिनी चेस्ट फ्लाई मशीन पर वर्जिश करने में व्यस्त हो गई और मानव उसे बताने में कि उसे अब कौन सा स्टेप करना था। ऐसा 3-4 दिन चला और चौथे दिन बेंच प्रेस करते कामिनी की हल्की सी चीख निकली तो मानव लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। क्या हुआ मैडम? क्रैम्प, मेरी कमर की मसल में क्रैम्प आ गया है। अरे आपको ध्यान से करना था मैडम। डोंट माइंड, आप रेस्ट रूम में चलिए, मैं आपको मसाज देता हूँ, ठीक हो जाएगा। मानव ने दर्द से कराहती कामिनी को कमर से पकड़कर सहारा दिया और उसे लेकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। रेस्ट रूम में मानव ने जैसे ही कामिनी की कमर पर मसाज देना शुरू किया, वैसे ही कामिनी के मुंह से निकलती कराहें आहों में बदलना शुरू हो गई। अब कुछ रिलीफ मिल रहा है मैडम? बहुत, लेकिन मुझे और भी बहुत सारा रिलीफ चाहिए। और मुझे पता है कि तुम वो रिलीफ मुझे दे सकते हो। कहते कहते कामिनी ने मानव के दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मानव को पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेना चाहती थी, लेकिन मानव ने ऐसा नहीं होने दिया। अपने आप को उसने संभाल लिया। कामिनी ने तुरंत ही पैंतरा बदला और बोली, मेरी पीठ का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पूरे रेस्ट की जरूरत है। मुझे घर जाना होगा और मैं इस हालत में अकेली घर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें मुझे घर छोड़कर आना होगा मानव। मानव अब दोबारा उसके घर नहीं जाना चाहता था। उसने मना करना चाहा, लेकिन कामिनी की रिक्वेस्ट और जिम ओनर सैमसंग के कहने पर मानव कामिनी को लेकर उसके घर चला गया। लेकिन आज कामिनी उसे घर ले जाने की जगह शहर से बाहर बने अपने फार्म हाउस में ले आई। यहाँ आकर जब मानव ने जल्दी जाने की कोशिश की तो कामिनी ने मानव से वो सेफ अलमीरा खोलने के लिए बोला, जो 2000 के नोटों से भरी हुई थी, जिसे मानव हैरानी से देख रहा था। बहुत सोच रहे हो मानव, मुझे पता है तुम्हें इन रुपयों की बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि रुपयों से भरी ये अलमारी तुम्हारे लिए खुली रहे तो तुम्हें मेरी खुली बाहों में आना होगा। वैसे आज मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो इस अलमारी में से वापसी के किराए के रूप में एक नोट उठाकर यहाँ से जा सकते हो। मानव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। सुनो,
जो सोचना है जल्दी सोचो मानव। मेरा जिस्म अब तपने लगा है। शरीर की गर्मी अब मुझसे सही नहीं जा रही है। कहते हुए कामिनी ने अपनी खुली बाहें एक बार फिर मानव की तरफ फैला दी और मानव ने एक बार फिर उन खुली बाहों को देखा और फिर नोटों से भरी अलमारी पर एक नजर डाली। अगले ही पल मानव आगे बढ़ा और उसकी खुली बाहों में जा समाया। मानव को अपनी बाहों में पूरी तरीके से कसती हुई कामिनी के होठों पर इस समय ठीक वैसी ही मुस्कान थी जैसे सिकंदर के होठों पर उस समय होगी जब वो विश्व विजेता बना था। शहर के बाहर बने फार्म हाउस में मौजूद था वो शानदार प्राइवेट जिम जहां कामिनी मानव का हाथ पकड़कर उसे लेकर आई थी। कामिनी के साथ आना मानव की मजबूरी थी क्योंकि जिस दौलत की मानव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसी दौलत के ढेर से कामिनी के घर की अलमारियां भरी हुई थीं। कामिनी की हालत अभी भी वैसे ही थी। कपड़ों के नाम पर अभी भी उसके बदन पर कुछ नहीं था। अपनी उस प्राइवेट जिम में कामिनी इस समय जिस जिम इक्विपमेंट पर एकदम सीधी लेटी हुई थी, उसे बेंच प्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी जिम में फिट अल्ट्रा स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम पर इस समय जो म्यूजिक बज रहा था, वो अभिभूत करने वाली आहों से भरा हुआ था। बेंच प्रेस पर सीधी लेटी होने के कारण उसकी छातियों के उभार ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो उसकी चलती सांसों के कारण धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे। और उसकी हालत बता रही थी कि वो जिम के स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम से बजने वाले म्यूजिक को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही है। कामिनी ने मस्ती में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात मान गए स्वीट हार्ट। अब तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाती हूँ। तुम जिम के माहिर ट्रेनर हो सकते हो मेरी जान, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सेक्स जिम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Don't worry, I will teach you every lesson of sex gym. इतना कहकर कामिनी ने पास ही रखी एक जेल की ट्यूब उठाकर उसकी सारी जेल अपने सीने के बीचों बीच डाल ली और फिर मानव की तरफ हवस से देखने लगी। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेना हर जिम का रूल है। क्या एक अच्छा मसाज बॉडी को टॉप क्लास का वार्म अप नहीं करता? मानव ने कहा, बिल्कुल करता है। तो फिर शुरू हो जाओ ना। वैसे एक मिनट। अचानक लगा जैसे कि वो कुछ भूल रही हो। हाँ सॉरी, मैं तुम्हें सेक्स जिम के रूल्स बताना तो भूल गई। इस जिम का फर्स्ट एंड लास्ट रूल है कि कोई कपड़े नहीं पहने रह सकता, ना मुझ जैसी ट्रेनी और ना तुम जैसा ट्रेनर। मानव अपने कपड़े उतारने में कुछ हिचकिचाया तो कामिनी ने बड़े प्यार से एक एक करके उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर दिए। उसने एक नजर भर के मानव के बिना कपड़ों के शरीर को ठीक वैसे ही देखा जैसे बिल्ली झपटने से पहले गोश्त के टुकड़े को देखती है। वेरी नाइस। अब तुम मसाज शुरू कर सकते हो। मानव ने मसाज शुरू कर दी और इसी के साथ कामिनी के मुंह से सिसकारी भरे शब्द निकलने लगे। नाइस, सुपर नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। थोड़ा ऊपर, पेट के ऊपर। मानव ने जल्दी से हाथ ऊपर नहीं उठाया तो कामिनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ मसाज चाहिए मुझे मानव, और वो भी तूफानी। मानव उसकी हर बात मान रहा था। उसके हाथ बिजली की तेजी से कामिनी के शरीर पर चल रहे थे। मशीन की तरह मानव कामिनी के शरीर के अंग अंग को तब तक सहलाता मसलता रहा जब तक वो खड़ी होकर मानव के नंगे बदन से लिपट न गई। वो अपनी भट्टी सा तपता चेहरा एकाएक मानव के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाने लगी। बस अब मेरे शरीर का आखिरी हिस्सा मसाज के लिए रह गया है, और वो खास मसाज खास तरीके से हो। उससे पहले मेरे होठों को मसाज की जरूरत है मानव, और मेरे होठों को मसाज सिर्फ तुम्हारे होठ दे सकते हैं। इतना कहकर कामिनी ने लपक कर मानव के होठों पर अपने सुलगते होठ रख दिए। कामिनी के सुलगते होठों और गर्म सांसों की गर्मी को मानव ने भी महसूस किया। उसने कामिनी के शरीर को अपनी मजबूत भुजाओं में कसकर ऐसा भींचा कि कामिनी के हलक से कराह निकल पड़ी। लगता है मार ही डालने का इरादा है। ठीक है मानव, तुम मार ही डालो, लेकिन किसी को खड़े खड़े मारना अच्छी बात नहीं है।
इतना कहते हुए कामिनी ने मानव को पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दिया और मानव लड़खड़ाता हुआ ट्रेडमिल मशीन पर पीठ के बल जा गिरा। अब इससे पहले कि मानव संभल पाता, कामिनी झपट कर उसके शरीर के ऊपर सवार हो गई। उस वक्त कामिनी की हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन कामिनी की इच्छा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही मानव उसकी एक इच्छा पूरी करके हटता, वैसे ही कामिनी के शरीर में दूसरी इच्छा पूरी प्रबलता से जाग उठती। जैसे ही कामिनी का मन भर गया, उसने जिम से बाहर आकर एक क्लाइंट को फोन लगाया। मोनिका, एक नया बकरा मिला है, जिम ट्रेनर है और आधे घंटे से भी ऊपर टिकता है, वो भी बिना किसी गोली के। पूरा आजमा कर देख लिया है। अब तुम सबकी बारी है। लेकिन इसका दाम आम नहीं होगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कहकर कामिनी हंसकर फोन काट देती है और जिम में मानव को बहुत गिल्ट महसूस होता है। सुबह के 9 बज रहे थे जब मानव ने अपने घर में कदम रखा। उसे देखते ही बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमर सीधी की और उसकी तरफ देखा। अब आ रहा है। रात भर कहाँ था? बहुत काम था क्या? नहीं माँ, वो तू बहुत मेहनत कर रहा है और मैं जानती हूँ कि ये सब हमारे लिए है। तेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी कैंसर की दवाइयाँ और शादी के लिए जवान बहन की जिम्मेदारी। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे तुम दोनों हो तभी तो मैं हूँ। तुम और छुटकी तो जिंदगी हो मेरी। रही बात मेहनत की, तो वो तो हर कोई करता है, कोई ज्यादा कोई कम। वैसे शायद कड़ी मेहनत के दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छा, मेरे भैया के हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया है क्या? ये कहने वाली मानव की छोटी बहन नेहा थी, जो अभी अभी वहां आई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नेहा ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। तो बैंक लूटने का इरादा है क्या? ए छुटकी की बच्ची, आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? रुक जा कुछ दिन, तेरी शादी करके तुझे ससुराल भिजवाता हूँ। वहाँ सास के सामने इतना बोलकर दिखाई हो। हाँ, बोलने में तो तुम भी कम नहीं हो भैया। एक बार भाभी घर में आ जाए, बोलती तो तुम्हारी भी बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बस करो तुम दोनों। और हाँ छुटकी, बड़ों से ज्यादा जुबान मत लड़ा और जाकर नाश्ता तैयार कर। मानव को अभी जिम की ड्यूटी पर भी जाना होगा। आज जिम नहीं जाना है माँ, आज आपको लेकर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए। मानव की माँ ने हैरानी से कहा। डॉक्टर के पास? लेकिन बेटा, डॉक्टर ने तो कहा था कि 5 लाख रुपए हों तभी इलाज के लिए आना। उसका इंतजाम हो गया है माँ। एडवांस में देने के लिए 30,000 रुपए हैं मेरे पास, उन्हें डॉक्टर को देकर इलाज शुरू करवा लेंगे। 30,000? इतने रुपए तेरे पास आए कहाँ से? अब वो आप में सवाल पूछने की बहुत बुरी आदत है माँ, सवाल पर सवाल। अब ये बोलना भूल गए कि मेरा बेटा 24 घंटे के बाद मेहनत करके आ रहा है, थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं तो वो बस कोई सवाल नहीं माँ। मैं अपने रूम में थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए, मैंने 1 बजे का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए मानव अपने रूम की तरफ बढ़ गया और ऐसा करके मानव ने अपनी माँ के उन ढेरों सवालों से खुद को बचा लिया जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। भला कैसे बताता वो कि जो 30,000 रुपए इस समय उसकी जेब में थे, उसके लिए उसे कामिनी के फार्म हाउस में क्या क्या करना पड़ा था। उसे बार बार वो सीन याद आ रहा था जब पूरी रात जिम में कामिनी की इच्छा पूरी करने के बाद मानव ने सुबह उठकर फर्श पर पड़े अपने कपड़े पहनने के लिए उठाए थे, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े पहनने की कोशिश की, कामिनी झपट कर उसके सीने से लग गई और मानव उसे अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगा। बहुत बहुत हो गया मानव, प्लीज अब और नहीं। कामिनी ने उसकी एक ना सुनी और मानव के आगे कुछ कहने से पहले ही वो एक झटके में नीचे बैठ गई। उसने दोनों हाथों से कसकर मानव की कमर को जकड़ लिया और खुद घुटने पर आ गई और अपनी एक और इच्छा पूरी करने के बाद कामिनी ने नोटों से भरी अपनी अलमारी में से निकालकर 30,000 रुपए मानव के हाथ में रख दिए। ये सेक्स जिम के ट्रेनर की एक रात की फीस उससे कई गुना ज्यादा है जो तुम ऑर्डिनरी जिम में ट्रेनर की तनख्वाह के रूप में 1 महीने में पाते हो। इन 30,000 रुपयों को तो तुम बारिश की कुछ बूंदे समझ सकते हो जो आने वाले दिनों पर तुम पर होने वाली हैं। अगर नोटों की इस बारिश में भीगने की जरा सी भी चॉइस हो तो रात को ठीक 8 बजे मेरे डिफेंस कॉलोनी वाले बंगले पर पहुंच जाना। शाम को कामिनी से मिलने की जरूरत थी या ना थी ये तो मानव नहीं जानता था, लेकिन ये जरूर जानता था कि एक रात की जो 30,000 रुपए की फीस उसे मिली है उसकी उसे बहुत जरूरत थी। उन्हीं 30,000 रुपयों को लेकर मानव अपनी माँ के साथ 1 बजे शहर के सबसे बड़े कैंसर डॉक्टर के पास पहुंचा था। ठीक है,
मैं इन 30,000 रुपए का एडवांस लेकर तुम्हारी माँ का इलाज शुरू कर देता हूँ, लेकिन यंग बॉय, इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी माँ के इलाज में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जी जी, मुझे पता है डॉक्टर, और मैं उनका इंतजाम करने में लगा भी हुआ हूँ। आप इलाज शुरू कीजिए प्लीज, भगवान ने चाहा तो बाकी पैसों का इंतजाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जब मानव की माँ ने सुना तो उन्हें अपने मानव पर थोड़ा सा शक भी हुआ। वो जानती थी कि 5 लाख की रकम कोई मजाक नहीं है, और मानव उसे जुटाने के लिए ऐसा क्या ही करने वाला था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज शुरू करवा कर मानव जब वापस अपने घर लौटा तो उसे अपने घर में अपनी बहन नेहा के साथ सलोनी बैठी दिखी। सलोनी उसके कॉलेज की दोस्त थी जिसे मानव अपने घर पर देखकर हैरान था। अरे सलोनी, तुम यहाँ कैसे? क्यों भाई, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन अचानक ऐसे। अचानक नहीं, जब से तुमने अपनी वकालत की पढ़ाई बीच में छोड़ी है तब से मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, छुटकी ने तुम्हें चाय कॉफी पिलाई या नहीं? बिल्कुल, मैं तो बस अब जाने को तैयार थी, सोचा तुम आ जाओ तो तुमसे मिलकर ही चलती हूँ। अच्छा किया, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं मम्मी को दवाई वगैरह समझा कर तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। कुछ देर बाद मानव सलोनी को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक आ गया। तुम जानते हो मानव, मैं तुम्हारे घर पर क्यों गई? तुम्हें देखने के लिए। बहुत दिनों से तुम मुझे नजर नहीं आए थे। तुम समझ रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ मानव। मैं जानता हूँ सलोनी, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि दुनिया प्यार से नहीं चलती। मेरे पास समस्याओं का अंबार है, मैं उन्हें पार करके प्यार नहीं कर सकता। मुझे सब पता है मानव, मेरी वकालत पूरी होने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब टाइम आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तब प्यार के लिए भी टाइम निकाल लिया जाएगा। अभी तो तुम्हारी बस आ रही है, तुम जाओ, मुझे भी कहीं जाना है। सलोनी को बस में चढ़ाकर मानव वापस लौट पड़ा। उसके कदमों की तेजी बता रही थी कि उसे कहीं जाने की जल्दी थी। इंतजार रात के 8 बजने का था। 8 बजने में ठीक 5 मिनट बाकी थे जब मानव कामिनी के डिफेंस कॉलोनी वाले बंगले पर पहुंचा। वो इस बंगले पर पहले भी आ चुका था। वो जानता था कि उसका ड्राइंग रूम किधर है, इसलिए वो सीधा वहीं बढ़ गया। ड्राइंग रूम में उसे कामिनी के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा दिखाई दिया। कामिनी उस इंस्पेक्टर को 2000 की एक गड्डी हाथ में थमा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, सरोज की बाबत आप जो कहानी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, अगर उसे इन नोटों की गड्डियों की जुबानी सुनेंगे तो चलेगा, नहीं तो मैं इन गड्डियों को वापस अलमारी में रख दूं। इंस्पेक्टर उन नोटों की गड्डियों पर ऐसे झपटा जैसे अगर एक पल की भी और देरी हो जाती तो वो गायब हो जाती। इंस्पेक्टर ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम, भला इन नोटों की भाषा कोई अक्ल का अंधा बहरा ही नहीं समझेगा, और मैं तो ऐसा हूँ नहीं। आई लाइक इट। वैसे बताइए, आप सरोज के बारे में क्या सुनना चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने तुरंत नोटों की गड्डियों को अपनी जेब के हवाले कर दिया। लो जी, अब क्या सुनना है मैडम? आपने बता तो दिया कि परसों आप पार्टी में सरोज के साथ जरूर थी, लेकिन पार्टी के बाद आप अपने घर आ गई और सरोज कहाँ चली गई आपको नहीं मालूम। वेरी नाइस, आई एम सो टोटली इम्प्रेस्ड। अचानक इंस्पेक्टर उठा और बाहर की तरफ चल दिया। वो मैंने आपका टाइम खराब किया, उसके लिए सॉरी मैडम। मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे थाने में बैठकर आपके बयान भी लिखने हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर तेजी से बाहर निकल गया। यही वो समय था जब कामिनी की नजर मानव पर पड़ी। अरे मानव, तुम कब आए? अब बिल्कुल अभी अभी, जब तुम इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। यानी मेरे और इंस्पेक्टर के बीच होने वाली बातें तुमने सुनी? हाँ, थोड़ी बहुत। वो किसी सरोज की बात कर रहा था और कह रहा था कि परसों तुम किसी पार्टी से सीधा घर आ गई थी, जबकि परसों तो मैं तुम्हें घायल अवस्था में उठाकर तुम्हारे घर तक ले आया था। क्या मामला क्या है? कामिनी ने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें 8 बजे बुलाया था ना। हाँ, मैं 5 मिनट पहले ही आ गया। अचानक कामिनी की आवाज बेहद कठोर और सर्द हो गई। मुझे 2 लोग कतई पसंद नहीं। एक तो वो जो टाइम से पहले आ जाते हैं, और दूसरे वो जो मेरी पर्सनल लाइफ के मामलों को जानने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। ठीक है, ठीक करोगे। अच्छा बैठो और बताओ क्या लोगे, बियर, शैंपेन या कुछ और? अब नो थैंक्स, मुझे इनकी आदत नहीं है। आदत नहीं है तो डाल लो,
क्योंकि इन चीज़ों की आदत जिंदगी के मज़े को और दुगना कर देती है। हाँ, हो सकता है। वैसे मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है, ऐसी पार्टी में जिसका नज़ारा जन्नत से कम नहीं होता। क्या ऐसी हालत में मैं पार्टी में जा सकता हूँ? नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तुम यहाँ से ऐसे तैयार होकर चलोगे कि तुम हर पार्टी में एकदम फिट बैठो। आओ मेरे साथ। कामिनी मानव को लेकर बंगले के एक दूसरे रूम में आ गई, जिसमें एक बहुत बड़ा वार्डरोब था। उसने वार्डरोब का स्लाइडिंग डोर एक तरफ सरकाया तो उसमें कई सारे ढेरों कीमती सूट नजर आने लगे। इनमें से जो सूट तुम्हें आए उसे पहन लो। मानव ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत कीमती सूट है। कामिनी ने तिरस्कार से कहा, हाँ, लेकिन इन सूट्स को पहनने वाला बेवकूफ 2 टके का कुर्ता पैजामा पहनकर भारत को जोड़ने निकला हुआ है। अब मतलब ये कि तुमने कल्लू यादव का नाम सुना है? कल्लू यादव? ओ, कहीं तुम उस कल्लू यादव की बात तो नहीं करी जो भारत जोड़ो पार्टी के बड़े नेता हैं? एग्जैक्टली, मैं उसी कल्लू यादव की बात कर रही हूँ। और तुम उसी कल्लू यादव के बंगले में, उसके वार्डरोब में और उसकी बीवी के सामने खड़े हो। मानव बेहद हैरानी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो, कि मैं कल्लू यादव की बीवी हूँ। वो बीवी जिसके पास कल्लू यादव का उल्टा सीधा कमाया हुआ ढेरों पैसा और बंगले हैं, कारें हैं, नौकर चाकर हैं, दुनिया के सब ऐशो आराम हैं। अगर कल्लू यादव की बीवी के पास कुछ नहीं है तो वो है कल्लू यादव। वो कल्लू यादव जिससे अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनने की सनक सवार है, जो दुनिया के दुख दर्द को समझने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये समझने के लिए कतई तैयार नहीं है कि उसके घर में उसकी बीवी उसके लिए तरस रही है। भावनाओं में बहती जा रही कामिनी ने अचानक से खुद को संभाला और आगे बोली, लीव इट, इट्स माय पर्सनल मैटर। तुम इनमें से अपने साइज और पसंद का सूट पहनकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों शानदार ढंग से तैयार होकर पार्टी स्थल की तरफ रवाना हो गए। इस समय दोनों कामिनी की उस 2 सीटर फरारी में मौजूद थे जिसे कामिनी खुद ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते हुए उसने बार बार मुड़कर साथ ही बैठे मानव की तरफ देखा, क्योंकि कार उस समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। शानदार सूट को पहनकर तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी प्रिंस की तरह। ये सब तुम्हारी देन है, नहीं तो ऐसे कीमती सूट को खरीद पाना मेरे लिए तो बहुत ही दूर की बात है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो अभी शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे मैं जो काम तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, क्या मुझे उसका इनाम नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, काम तो तुम इनाम वाला ही कर रही हो। अचानक कामिनी ने एक झटके से कार को साइड में रोक दिया। कि क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? मुझे इनाम चाहिए, कहते हुए कामिनी ने एक बटन दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी सीट पीछे की तरफ बेंड होती चली गई। अब कामिनी सीट पर पूरी तरह लेटी हुई थी और उसकी आंखें ऐसे बंद थी जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। कुछ ही पलों बाद वो पूरे मस्ती वाले अंदाज में मानव से बोली, कम ऑन मानव। मैं समझा नहीं किस इनाम की बात कर रही हो तुम। अब शायद समझ जाओ। ये कहकर कामिनी ने अपनी ड्रेस सामने की तरफ ली और चेन को एक झटके से नीचे तक खोल दिया। खोलने के बाद ड्रेस 2 हिस्सों में बंट गई और कामिनी का गोरा और मखमली बदन साफ नजर आने लगा। ओह, मैं समझा, तुम किस इनाम की बात कर रही हो। लेकिन इस तरह खुलेआम रोड पर कार में आने जाने वाले लोग देखेंगे नहीं? जब तुम और मैं राजी हैं तो क्या करेंगे देखने वाले लोग, बाजी। और रही बात कार की, तो कुछ लोग कार में सवार होते हैं और तुम अब मुझ पर सवार हो जाओ। मदहोश सी होती जा रही कामिनी की हालत बता रही थी कि जो उसने सोच लिया था उसे किए बिना वो नहीं मानने वाली थी, और ये बात मानव अच्छे तरीके से समझ गया। इसलिए उसने वही किया जो कामिनी एक्सपेक्ट कर रही थी। वो एक शानदार कोठी का लंबा चौड़ा बेसमेंट था, जिसमें चलती पार्टी में कामिनी मानव को लेकर पहुंची थी, और पार्टी की शान शौकत को देखकर मानव चकित था। उसको सचमुच ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पार्टी के रूप में वो जन्नत में आ गया है। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर मत देखो, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम एकदम नए हो, जबकि मैंने तुम्हारे बारे में बता रखा है कि तुम एक पार्टी फ्रीक हो। किसको बता रखा है? इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर को। उसका नाम मोनिका है।
जब से मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया है, वो तुमसे मिलने के लिए मर ही जा रही है। जल्दी ही वो तुम्हारे सामने होगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो जन्नत का नज़ारा तुम देख रहे हो, उसे कुछ देर बाद महसूस भी करोगे। आओ मेरे साथ। कामिनी जैसे ही मानव को लेकर आगे बढ़ी, वैसे ही 2 महिला वेटर्स अपने हाथों में फैंसी ट्रे लेकर उनके पास आ पहुंची। वेलकम पिल्स, हैव इट प्लीज। मानव ने देखा तो वो कुछ रंग बिरंगी गोलियां थीं जो ट्रे में रखी हुई थीं। कामिनी ने उनमें से एक गोली उठाकर अपने मुंह में रख ली। मानव भी वैसा ही करने वाला था, लेकिन कामिनी ने उसे रोक दिया। तुम रहने दो। अगर तुमने एक भी वेलकम पिल ले ली तो तुम यहाँ उल्टे हो जाओगे, क्योंकि ये पिल्स नशे की ऐसी गोलियां हैं जो आदमी को सुरूर की दूसरी दुनिया में पहुंचा देती हैं। मुझे नहीं लगता तुमने कभी ऐसी गोलियों का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए मैंने तुम्हें रोका है। वैसे ऐसे पार्टीज में आने वाला हर शख्स इन वेलकम पिल्स को लेना अपना फर्ज समझता है। कई तो एक साथ 3-3 पिल्स गटक जाते हैं। ओह नो, नशे की गोलियों का ऐसा खुलेआम इस्तेमाल! क्या तुम्हें पुलिस की रेड से डर नहीं लगता? पुलिस इधर नहीं आती, क्योंकि ये कोठी शहर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की है। इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर मोनिका उस जॉइंट कमिश्नर की वाइफ है। एक माफिया रेड में जब मोनिका जॉइंट कमिश्नर के जाल में अपराधी के रूप में फंस गई तो 50 साल के कमिश्नर साहब उसकी बेमिसाल खूबसूरती और 28 साल की उम्र पर फ्लैट हो गए। उन्होंने ऑफर रखा कि अगर मोनिका उनके साथ शादी कर लेगी तो वो उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मोनिका समझदार थी। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले करने की जगह जॉइंट कमिश्नर के हवाले कर दिया और उसकी बीवी बन गई। हालांकि इस बात को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। कामिनी ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि वहां एक अनाउंसमेंट गूंज उठी। डियर फ्रेंड्स, हमारी पार्टी अब पूरे शबाब पर है और यही सबसे अच्छा समय है कि इस पार्टी के मेन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसका नाम है वाइफ स्वाइप। सो लेट्स गेट रेडी एवरीबॉडी। ठीक 2 मिनट बाद हमारी इस पार्टी का मेन इवेंट शुरू होगा। सभी ने तालियां बजाकर और शोर मचाकर जताया कि वो 2 मिनट बाद होने वाली इस पार्टी के मेन इवेंट के लिए एकदम तैयार हैं। मानव ने पूछा, वाइफ स्वाइप नाम के जिस मेन इवेंट की बात अनाउंसमेंट में की गई है, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। वाइफ स्वाइप को तुम शुद्ध हिंदी में बीवी बदलना भी कह सकते हो। यह हमारी पार्टीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर इवेंट है। इस इवेंट की पार्टी में मौजूद हर महिला और आदमी को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और फिर लाइट को पूरी तरह से गुल करके अंधेरे में लोग एक दूसरे को अपनी बाहों में भरेंगे और फिर छोड़ेंगे, फिर बाहों में भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये इवेंट तब तक चलता है जब तक कि लाइट्स वापस नहीं आ जाती। लाइट्स वापस आने के बाद जो जिसकी बाहों में होता है वो आज की रात उसी का होकर रह जाएगा। इसमें किसकी बीवी किसकी बाहों में होगी किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन जिसकी बीवी जिसकी बाहों में होती है वो रात भर उसके साथ मजे करता है। कमाल है। हाँ, कमाल तो है, और इस कमाल को तुम अभी खुद भी एंजॉय करने जा रहे हो। कामिनी ने अभी अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं की थी कि अचानक वहां लाइट्स चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। ऐसा होते ही मानव अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और मानव ने उसे अपने से अलग किया तो पाया कि किसी महिला ने फिर से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मानव ने उससे भी अपने आप को छुड़ाया तो एक पल बाद ही किसी और ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस बार मानव उसे अपने से अलग कर पाता उससे पहले ही लाइट आ गई। लाइट के आते ही सब एक दूसरे की बाहों में थे। मानव ने भी उसे देखा जिसने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। उसे बाहों में भरने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला थी और उसके नैन नक्श ऐसे थे कि जिनसे कोई भी घायल हो सकता था। उसका सारा शरीर मानो सांचे में ढला हुआ था। उसने काले रंग का एक बहुत ही झीना लिबास पहन रखा था कि उसमें से उसका दूधिया शरीर ठीक वैसे ही चमक रहा था जैसे कोयले के ढेर के बीच में पड़ा हीरा चमकता है। उसने अपने शरीर को मानव के शरीर से ठीक ऐसे चिपका रखा था कि हवा भी उनके बीच में से होकर गुजरना चाहती तो अपना दम तोड़ देती। उसने उसे अपने से अलग करना चाहा, लेकिन वो औरत उससे और लिपट गई। मोनिका, माय नेम इज मोनिका। तभी कामिनी उनके पास आई। तुम मानव से मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी लक ने तुम्हें इस तरह मिलवाया कि आज की रात तुम मानव की और मानव तुम्हारा। लेकिन कम ऑन मानव, लेकिन कुछ नहीं। इस पार्टी के रूल को डिच करने की पावर किसी को नहीं है। तुम्हें इस पार्टी के रूल्स फॉलो करने ही होंगे। और हाँ, तुम्हारी ज़रूरत के बारे में मैं मोनिका मैडम से बात कर लेती हूँ। फिर वो मोनिका की तरफ मुड़ गई। मोनिका डार्लिंग, हालांकि तुम्हारा मानव से अलग होने का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन प्लीज़
एक बार 1 मिनट के लिए मानव से अलग होकर मेरी बात सुन लो। मोनिका बड़ी ही मुश्किल से मानव से अलग हुई तो कामिनी उसे एक तरफ ले गई। तुमने ठीक समय पर मानव को अपनी बाहों में भरा। मैं ऐसा क्यों नहीं करती? तुमने मुझे पहले से ही जो बता दिया था कि मानव ने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, उसी परफ्यूम की स्मेल के जरिए मैं उस तक पहुंच गई और इस तरह उसे मेरी बाहों में पहुंचाने का तुम्हारा आइडिया सक्सेसफुल हो गया। लेकिन क्या ये उतनी ही लंबी रेस का घोड़ा है जितना तुम बता रही हो? ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी मोनिका। इसकी सवारी करते करते थक जाओगी, लेकिन ये भागते भागते नहीं थकेगा। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन उस पर सवार होने से पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरी एक समस्या है, उसे हल करना होगा। हाँ, बोलो। कामिनी गुस्से में दांत पीस कर बोलती है। मेरा बुरा, बहुत बुरा सोचने वाली सरोज अब इस दुनिया में नहीं है। वो कैसे और क्यों इस दुनिया से रुखसत हुई, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है। निचले स्तर पर मौजूद इंस्पेक्टर का मुंह तो मैंने आज बंद कर दिया, लेकिन ऊपर वाले स्तर पर पुलिस ने सरोज की जो फाइल खोल रखी है उसे तुम अपने जॉइंट कमिश्नर हस्बैंड से बंद करवा सकती हो सकता है ना ये काम? क्यों नहीं? जब तुम मेरे वेलफेयर के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती? जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो जाओ, तुम भी मानव के साथ एंजॉय करो। ऐसा एंजॉय जो पहले कभी तुम्हें न मिला और ना ही आगे कभी मिलेगा। कुटिलता से मुस्कुराकर बोलती हुई कामिनी एक तरफ बढ़ गई, जबकि मोनिका मानव की तरफ बढ़ गई। कामिनी ने मानव को बता दिया था कि अगर आज वो मोनिका की जरूरत को पूरी करेगा तो कल सुबह मोनिका उसकी जरूरत को पूरा कर देगी। हालांकि अंदर से मानव को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन जब बाहर ढेरों समस्याएं मुंह बनाए खड़ी हों तो अंदर की कौन सुनता है। बाहर की उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ मानव इस समय मोनिका के साथ था और वो उसे एक ऑफिस रूम में ले आई थी। ये क्या जगह है? मानव ने पूछा तो मोनिका एक बहुत ही मोहक मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली, ये मेरे हस्बैंड यानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस है। लेकिन उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी बीवी से प्यार करने के लिए घर पर जा सके, इसलिए जब भी उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है वो मुझे ही अपने इस ऑफिस में बुला लेते हैं। हालांकि यहाँ उनका प्यार कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चला, लेकिन मुझे इस रूम की आदत पड़ गई है। ये रूम मेरी प्यार करने की फैंटेसी में बस गया है। अब वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? प्यार करने के लिए। लेकिन मोनिका ने तुरंत मानव की बात काटी। देखो, इस समय मैं लेकिन सुनने के नहीं बल्कि प्यार करने के मूड में हूँ। वैसे तुम्हारी ज़रूरत के बारे में मुझे कामिनी ने बता दिया है। मुझसे तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी या नहीं ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस समझते हो ना? मानव समझ गया तो उसने तुरंत ही पैंतरा बदल कर मोनिका को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस को, मैं शुरू करता हूँ। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के होठों का रसवादन करते रहे। फिर मोनिका थोड़ा दूर हटी। ऐसे नहीं, तुम्हारे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाने से कुछ नहीं होगा। असली परफॉर्मेंस तो तब होगी जब मैं बताऊंगी। कहते हुए मोनिका ने वहां टेबल पर रखी हथकड़ी को उठा लिया। अपराधी जीवन जीते हुए मेरे दिमाग में ये फैंटेसी घर कर गई कि अगर कोई कानून वाला किसी अपराधी को अपनी सेक्स परफॉर्मेंस दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा। इससे पहले कभी इस फैंटेसी को आजमाने का मौका नहीं मिला। आज मौका है और इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। मानव उसके शरीर के कोने कोने पर हाथ प्यार से फेर रहा था। करना क्या है? वो करते जाओ जो मैं कहती जाऊं। फिर उसने मानव के हाथ में हथकड़ी रख दी। मुझे हथकड़ियां लगाओ। मानव की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो मोनिका ने उससे कहा। तो देख रहा था कि जिस समय वो मोनिका के हाथ में हथकड़ियां पहना रहा था उस समय मोनिका का शरीर अजीब सी सनसनाहट से भरता चला जा रहा था। वो मस्ती से पागल हुए जा रही थी। अब क्या करना है? मोनिका के हाथ में हथकड़ियां लगाने के बाद मानव ने सिसकारियां भरती मोनिका से पूछा तो वो पूरी मस्ती में थी। तुम पुलिस वाले हो और एक अपराधी तुम्हारे सामने है। सामने टेबल पर रखी अपनी बेल्ट उठाओ और अपराधी को तब तक मारते रहो जब तक कि वो अपना अपराध कबूल न कर ले। मतलब? हर बात में सवाल अच्छे नहीं होते थे। कुछ एक्शन भी करके दिखाओ।
मानव समझ गया कि वो क्या चाहती है। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी पुलिस बेल्ट को उठा लिया और हल्के से मोनिका के बदन पर उसे दे मारा। बेल्ट के शरीर से टकराते ही मोनिका मानो तड़प उठी। इतने धीरे से नहीं मेरी जान, थोड़ी ताकत लगाओ, और असली मजा तब आएगा जब बेल्ट का शरीर की खाल से मिलन होगा। मानव समझ गया और उसने एक झटके से मोनिका के शरीर पर मौजूद उसकी काली ड्रेस को खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। अब मोनिका का पूरा चमचम करता जिस्म मानव की आंखों के सामने था। उसने एक पल के लिए उस जिस्म को जी भर के देखा और फिर अपने हाथ में थमी पुलिस बेल्ट को थोड़ा तेजी से उस शरीर पर दे मारा। मोनिका चीख पड़ी, लेकिन वो मस्ती भरी चीख थी, और जैसे जैसे मानव उस पर बेल्ट बरसा रहा था वैसे वैसे उसकी मस्ती बढ़ती जा रही थी। वो मस्ती भरी सिसकारियां भरती हुई झटपटाने लगी। और तेजी से, मेरी गर्मी अभी मेरे शरीर से बाहर नहीं आई है। बेल्ट की चोट से मोनिका मस्ती में जल बिन मछली की भांति तड़पती रही, और जब उससे ये तड़प सहन नहीं हुई तो उसने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर अपनी हथकड़ी वाले हाथ मानव के सर के ऊपर से उसकी गर्दन में डाल दिए और उसे खींचती हुई टेबल की तरफ बढ़ने लगी। मेरे शरीर की प्यास, आग और गर्मी इस समय पीक पर है मेरी जान। तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। कम ऑन, फक मी। प्यार करने का ये एकदम नए तरह का एहसास था जिसने मानव के शरीर में भी सनसनी दौड़ा दी। उसका अंग अंग कठोरता से भरता चला गया। उसने अपने शरीर का एक एक कपड़ा अपने शरीर से अलग कर दिया और फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मोनिका पर टूट पड़ा। और जब मानव की परफॉर्मेंस अपनी पीक पर पहुंची तो ऑफिस नुमा वो कमरा मोनिका के हलक से निकलने वाली उन चीखों से भर गया। पूरा जनरेटर हो तुम, हाई पावर जनरेटर। लेकिन मोनिका से पार नहीं पा पाओगे, जल्दी ही जनरेटर पावर हार जाएगी। देखते हैं मैडम, देखते हैं। अब मोनिका और मानव में एक अघोषित युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को हरा देना चाहते थे, लेकिन हार किसकी होनी थी ये तो आने वाले वक्त में ही बताना था। लड़ाई लड़ने में किसी को कोई आनंद नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक लड़ाई ऐसी है जो आनंद के लिए लड़ी जाती है। ऐसी एक लड़ाई इस समय उस ऑफिस नुमा कमरे में मानव और मोनिका के बीच लड़ी जा रही थी, और अचानक उस लड़ाई की कमान नीचे मौजूद मोनिका ने अपने हाथों में थाम ली। रुक जाओ। क्या हुआ मेरी जानम? मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी रह गई क्या? अरे तुम्हारी परफॉर्मेंस तो आंधी है, तूफान है, लेकिन मैं तुम्हारी इस परफॉर्मेंस में थोड़ा और गुड़ डालकर उसे थोड़ा और मीठा करना चाहती हूँ। नहीं समझे? मेरे ऊपर से उठो और मेरे हाथों की हथकड़ियों को खोलो, मैं समझाती हूँ। मानव ने उसके ऊपर से उठकर उसके हाथों की हथकड़ी खोल दी। वो दिल फरेब एक अंगड़ाई लेती हुई मेज से उठी और उसने आगे बढ़कर मानव के शरीर पर हाथ फेरा और उसकी छाती पर चुंबन अंकित कर दिए। कामिनी ने सही बताया था कि तुम गजब के इंसान हो, मेरी फैंटेसी को पूरा करने के लिए एकदम परफेक्ट। फिर उसने पास ही पड़ी बेल्ट उठाई। अब अपनी इस फैंटेसी में मुझे एक नया रंग डालना है, उम्मीद है तुम इसमें मेरा साथ दोगे। मानव मदहोशी से बोला, मैं तुम्हारी हर फैंटेसी में पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। इतना कहने के साथ ही मोनिका ने अपने हाथ में थामी बेल्ट मानव के शरीर पर जड़ दी। ये क्या है? मानव तिलमिलाता हुआ बोला, मेरी सेक्स फैंटेसी को पूरा करने का एक और तरीका। इसमें मजा मुझे तभी आएगा जब तुम तिलमिलाओगे नहीं बल्कि इसके मजे लोगे, और ऐसा ना करने का मतलब होगा कि तुम अपनी परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतर रहे। मानव फिर से समझ गया कि मोनिका क्या चाहती है। मुझे एक पिल मिलेगी? यानी तुम पूरा एंजॉय करना चाहते हो। गुड, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा, मेरे पास उससे भी ज्यादा शानदार एक चीज है। इतना कहकर मोनिका ने वहां ऑफिस में दराज के नीचे मौजूद एक गुप्त दराज में रखी एक छोटी सी डिब्बिया बाहर निकाल ली। उसने उसे खोला तो मानव ने देखा कि उसमें ब्राउन से रंग का कोई पाउडर भरा हुआ था। ये हर नशे का बाप है। एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से कमिश्नर साहब ने इसे बरामद किया था, थोड़ा सा इस्तेमाल के लिए ले भी आए थे। लो। मानव ने उसमें भरे पाउडर में से एक चुटकी भर के वो ब्राउन रंग का पाउडर उठाकर अपनी जीभ पर रख लिया। जैसे ही वो पाउडर मानव के शरीर पर पहुंचा वैसे ही उसके शरीर में फुलझड़ियां फूटने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसमें हाथी सी ताकत आ गई है। इसी के साथ मोनिका ने बेल्ट का अगला प्रहार उस पर कर दिया, और ये वार तेज था, लेकिन उस पाउडर के नशे में झूमते मानव को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने फूल से मारा हो।
वो मस्ती की अधिकता से चीखा, ऐसे नहीं मेरी जान, और तेज मारो। मोनिका मानव को बेल्ट मारते हुए और मस्ती कर रही थी। वाह वाह, चीखो मेरी जान, चीखो, क्योंकि तुम जितना चीखोगे उतनी ही मेरी मस्ती और मेरा मजा बढ़ेगा। मानव बेल्ट के वार सहता हुआ मस्ती की अधिकता से चीख रहा था और मोनिका उसका पूरा मजा ले रही थी। जल्दी ही मस्ती से भरे मानव ने एक तेज चांटा मोनिका के जड़ दिया और मोनिका तड़प कर फर्श पर जा गिरी। और मानव अब भी नहीं रुका। उसने उछलकर नीचे पड़ी मोनिका को ठीक वैसे ही दबोच लिया जैसे शेर हिरनी को दबोचता है। उसने मोनिका के बालों को पीछे से कसकर पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और एक कलाबाजी खाकर मोनिका को अपने ऊपर कर लिया। बहुत बेरहम हो तुम, जरा मेरे ऊपर बैठकर अपनी बेरहमी का नमूना तो पेश करो। मानव की इस तरह की बात को मोनिका ने चैलेंज माना और उस पर तूफान की तरह टूट पड़ी। लेकिन उस तूफान को शांत होने में ज्यादा देर नहीं लगी और जब तूफान शांत हो गया तो वो कमरे की फर्श पर ही शांत होकर लेट गई, अपनी आंखें इस तरह बंद करके जैसे वो गुजरे हुए पल के आनंद को याद कर रही हो। वो कुछ पल ऐसे ही पड़ी रही और फिर मानव की तरफ मुड़ी। तुम लाजवाब हो। हालांकि तुम्हें कामिनी ने ढूंढा है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हें कामिनी के पास रहने नहीं दूंगी। क्या करोगे? तुम्हें कैसे मौजो जिसे बांध कर रखना उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो इसकी राह देख रहे हैं। किन लोगों की बातें कर रही हो? बताऊंगी, और बताना ही क्या, मैं जल्द ही तुम्हें उन लोगों से मिल पाऊंगी। लेकिन पहले मुझे ये सोच लेने दो कि मैं तुम्हें कामिनी से कैसे अलग करूं। कामिनी को ये अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हारे साथ गलत कर सकती है। मोनिका ने गुस्से से कहा। मुझसे गलत करे? हाँ, कामिनी की इतनी औकात हरगिज नहीं हो सकती। एक तो मैं इस शहर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बीवी हूँ, दूसरा मैं उसके कई ऐसे राज जानती हूँ जिन्हें अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो वो चुटकी बजाते ही जेल की सलाखों के पीछे होगी। सरोज वाला मामला तो अभी ताज़ा ताज़ा ही है। मानव कुछ याद करके बोला। सरोज को तो शायद मैं भी जानता हूँ। परसों रात मैंने उसे कामिनी के साथ ही सड़क पर पड़े देखा था। ये क्या मामला है, जरा मुझे बताओ। मानव ने सारी बात मोनिका को बताई तो मोनिका हैरान हो गई। हाँ, अब सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है। सरोज कामिनी की बहुत बड़ी दुश्मन थी। परसों रात पार्टी में जब सरोज गोलियों के नशे में बुरी तरह से चूर थी तो कामिनी उसे घर छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई थी। कामिनी ने जरूर उसका कुछ बुरा किया है और उसने जब तुम्हें आता देखा तो अपने आप को घायल दिखाने के लिए ड्रामा किया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही हुआ है। सरोज को गायब कर दिया है और ये भी हो सकता है कि कामिनी ने उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दिया, मार डाला उसे। मानव ने हैरानी से कहा, क्या क्या बात कर रही हो? क्या कामिनी सचमुच ऐसी औरत है? जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा कुत्ती चीज है वो। लेकिन मेरे सामने उसकी एक नहीं चलेगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं शायद कामिनी को नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और वो मेरी जरूरत सही समय पर पूरा कर रही है। देखो, कामिनी तुम पर ऐसे हक जमाती है जैसे कि तुम उसके बाप की बपौती हो। वो तुम्हें कैद करके रखना चाहती है, जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम आजाद मत वाले पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ो। रही बात पैसों की तो बताओ, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मानव ने जब 5 लाख रुपए का जिक्र किया तो मोनिका के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 5 लाख का इंतजाम करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैं तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड, मैं भी तैयार हूँ। आ जाओ। कहते हुए मोनिका ने अपनी बाहें मानव की तरफ फैला दी। ये क्या? मेरे राजा, हमारा अभी अभी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस खुशी पर एक ट्रिप तो बनती है ना। आजा। हाँ, जाऊंगा, लेकिन मुझे भी तुमसे एक चीज चाहिए। क्या? वो छोटी सी डिबिया जिसमें तूफान भरा हुआ है। वो डिबिया तुझ पर कुर्बान राजा, अब तो आजा। मानव तुरंत उसकी बाहों में समा गया। अब मानव को अपनी बाहों में पाकर मोनिका ऐसी खुश नजर आ रही थी जैसे उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो, उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। खुश मानव भी था। आखिर वो अपनी माँ के इलाज के लिए 5 लाख का इंतजाम करने की लड़ाई जीत गया था और साथ ही वो डिबिया भी हासिल करने में सफल हो गया था जिसमें नशे का तूफान भरा हुआ था। लेकिन क्या वो ये जानता था कि वो एटमॉस्फेयर और वो नशे का तूफान आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को किस कदर तबाह कर सकता था? जब मानव ने अपने घर में कदम रखा तो उसने अपनी माँ को सोते हुए पाया, जबकि उसकी बहन नेहा कपड़े धोने की तैयारी में लगी थी। आज फिर आप सारी रात बाहर थे। मम्मी आपका इंतजार करते करते अभी अभी सोई हैं। अब क्या करूं, काम है तो बाहर जाना ही पड़ेगा।
वैसे खुशखबरी है, मुझे अपने काम के चलते 5 लाख का एडवांस चेक मिला है। 4 बजे इसे डॉक्टर को देकर आना है ताकि मम्मी का इलाज पूरा हो सके। हाँ, कमाल है भैया, अभी कल आप 30,000 लेकर आए थे और आज 5 लाख। आखिर ऐसा क्या काम करने लगे हो जिसमें नोटों की बारिश होने लगी है? बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग मत खा। सोने जा रहा हूँ मैं। नेहा कोई और सवाल कर पाती उससे पहले ही मानव तेजी से अपने कमरे में घुस गया। सोने से पहले अपने बेड पर लेटे हुए उसे याद आ रहा था कि कैसे मोनिका ने उससे कई लीगल स्टैम्प पेपर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवाए थे और 5 लाख रुपए का एडवांस चेक ये कहकर थमा दिया था, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, उसी शख्स से मिलोगे जिससे मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम मुझे 5 लाख का चेक दे रही हो और इसके एवज में तुम्हें मुझसे अपनी मन मर्जी का काम करवाने का पूरा हक है। अब मैं जाऊँ? जाओ, लेकिन अपनी एक और चीज़ तो लेते जाओ। ये कहकर मोनिका ने उस छोटी सी डिब्बी को मानव के हाथ में रख दिया जो मदहोश करने वाले पाउडर से भरी हुई थी, और फिर वो उस डिब्बिया और 5 लाख का चेक लेकर घर वापस आ गया। उसे वो पाउडर बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए उसने सोने से पहले उस डिबिया में से एक चुटकी पाउडर निकाला और अपनी जीभ पर रख लिया, और फिर कपड़े बदलकर मदहोशी की दुनिया में हिचकोले खाता हुआ नींद के आगोश में पहुंच गया। 4 घंटे के बाद जब मानव सोकर उठा तो उसे नेहा अपने कमरे में आती दिखाई दी, जिसके हाथ में कॉफी का एक मग था और दूसरे हाथ में उसके कपड़े थे। उन कपड़ों को नेहा के हाथ में देखकर मानव चौंक पड़ा। अरे ये तो वही कपड़े हैं ना जो मैंने सोने से पहले उतारे थे। हाँ, लेकिन इस बात को इतनी हैरानी से पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे तो जब तुम सो गए तो मैं उन्हें ले गई थी। अभी धोकर और सुखाकर वापस ला रही हूँ। इसमें कुछ सामान था, वो कहाँ है? सामान तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक छोटी डिबिया जरूर तुम्हारी पैंट की जेब में पड़ी हुई थी। मानव ने झपट कर वो डिबिया नेहा के हाथ से ले ली और जैसे ही मानव ने उसे खोला तो वो बौखला गया। ये तो खाली है। हाँ, खाली है। कुछ था क्या इसमें? हाँ, कुछ पाउडर था, कहाँ गया वो? अरे बात यह है कि तुम्हारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालते वक्त मैं जेबों में से सामान निकालना भूल गई और बाद में तुम्हारे कपड़े सुखाते वक्त मुझे ये खुली डिब्बी दिखाई दी थी। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पाउडर ही तो था ना। मानव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मेरा सर था उसमें। अब यहाँ खड़े रहकर बकवास मत कर और कपड़े यहाँ रखकर भाग यहाँ से। नेहा के जाने के बाद मानव ने फिर से चेक किया, इस उम्मीद में कि कुछ जादू हो जाए। तभी उसका मोबाइल बज उठा और उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। वो कामिनी का नंबर था। स्क्रीन की तरफ देखते ही उसे मोनिका की बात याद आ रही थी, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कामिनी से कोई संबंध मत रखना। ये बात मानकर उसने सारी कॉल्स इग्नोर कर दी। उसने घड़ी पर नजर डाली और 3:30 हो रहे थे। उसको 4 बजे डॉक्टर को चेक देने जाना था और ये करने के लिए वो फ्रेश होने के लिए उठ गया। ठीक उसी समय एक बार फिर मानव का फोन बजा और मानव ने देखा इस बार फोन मोनिका का था। उसने झपट कर फोन उठाया तो उधर से आवाज सुनाई दी, हेलो माय बेबी, कहाँ हो? अब घर पर। तुम्हें तुरंत ही मेरे पास पहुंचना होगा मेरी जान, राइट नाउ। अब अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरी माँ के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स है। मेरी जान, अगर तुम्हारी डॉक्टर से फिक्स अपॉइंटमेंट कैंसिल हो भी गई तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, लेकिन तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट मैंने यहाँ फिक्स कर रखी है, अगर वो कैंसिल हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो, फोन पर मोनिका ने कठोर स्वर में कहा, देखो मानव, मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट मशहूर फिल्म डायरेक्टर वरुण मल्होत्रा से फिक्स की हुई है। मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया तो वो अपना सुपर बिजी शेड्यूल छोड़कर तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। मैंने उससे 5 बजे की मीटिंग फिक्स की है और तुम उससे 5 बजे अगर नहीं मिलते हो तो यह हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए नो इफ्स एंड बट्स। ठीक 5 बजे 5 स्टार होटल ताज पैलेस में हम वरुण से मिल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। इतना कहने के बाद मोनिका ने मानव की बिना हाँ या ना सुने ही फोन काट दिया। वैसे मानव ना कहने की स्थिति में था भी नहीं, उसे हर हाल में मोनिका की बात माननी थी, लेकिन बीमार माँ के लिए डॉक्टर के साथ फिक्स की गई मीटिंग को भी वो टालना नहीं चाहता था। इसलिए इस दुविधा से निकलने के लिए उसे सलोनी की याद आई और उसने तुरंत ही उसको फोन लगाया। अब हाय सलोनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहो कैसे याद किया? वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सलोनी, अगर फ्री हो तो तुरंत मेरे घर चली आओ। ओके, कमिंग। जब तक मानव नहा धोकर तैयार हुआ तब तक सलोनी उसके घर आ गई। मानव ने सारी बात उसे बताई और 5 लाख का चेक दे दिया। तुम माँ को और इस चेक को डॉक्टर के पास ले जाना। ओके, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकाएक तुम्हें कौन सा ऐसा काम मिल गया जिसके एडवांस के एवज में तुम्हें 5 लाख रुपए मिल गए? पापा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है, 4 बजने वाले हैं। तुम जाओ प्लीज, मुझे भी जरूरी काम से जाना है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गलत काम में फंस रहे हो। क्या क्या बात कर रही हो सलोनी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ?
लगता तो नहीं है, लेकिन ये 5 लाख का एडवांस। ओह बाबा, मैंने कहा ना इसके बारे में सब बताऊंगा। वो मैं नेहा को साथ लेकर जाऊं? हाँ ले जा सकती हो, लेकिन पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चली गई है। मैंने उसको आसपास बहुत ढूंढा, उसका फोन भी लगाया जो कि स्विच ऑफ जा रहा है। हो सकता है कि वो किसी सहेली के पास बैठी हो। आओ चलें। जल्दी सलोनी और मम्मी को ऑटो में बिठाकर डॉक्टर से मिलने के लिए भेजकर अपनी खास मीटिंग के लिए रवाना हुए मानव के दिलो दिमाग में ये सवाल लगातार ठोकरें मार रहा था कि आखिर नेहा कहाँ गायब हो गई। शानदार ढंग से बना सवरा मानव इस समय मोनिका के साथ 5 स्टार होटल ताज पैलेस के डिस्को में था, जहां सब गानों पर एक दूसरे से लिपटे डांस कर रहे थे। मोनिका ने पूछा, तुम डांस करोगे? मानव ने सामने देखा और वो परेशान हो गया। यहाँ कौन डांस कर रहा है? सभी एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए जैसे उम्र भर जुदा नहीं होंगे। अगर ये डांस है तो सॉरी, मुझे नहीं करना। मोनिका ने खिलखिलाते हुए हंसकर कहा। इस डिस्को की 3 लाख की मेंबरशिप देखकर लोग ऐसा ही डांस करने यहाँ आते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे टाइप का डांस करना हो तो 300 रुपये देकर किसी भंगड़ा पार्टी में नहीं चले जाएंगे? ठीक कहा। वो रहा। कौन? वही जिसने हमें बुलाया है और जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं, वरुण गौहर उर्फ मल्होत्रा। मानव ने उसे देखा, वो भी जोड़े में ही डांस कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी के जोड़ों में एक फीमेल थी और दूसरा मेल, जबकि वरुण गौहर के जोड़े में एक नौजवान लड़का था जिसमें वो इस तरह लिपटा हुआ था कि अगर उसे मौका मिलता तो वो पूरे का पूरा उसके जिस्म में समा जाता। मोनिका उसके पास पहुंची और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाया। हाय क्यूट बेबी। वरुण ने उस लड़के से चिपटे चिपटे ही मोनिका को देखा। उसने मोनिका से कहा, हाय चार्मिंग। मोनिका ने उस लड़के की तरफ इशारा किया और कहा, ये दलिया कहाँ खा रहे हो क्यूट बेबी? मैं तो तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड सुपर डिश अपने साथ लेकर आई हूँ, मिलना चाहोगे उससे? मोनिका की बात सुनकर वरुण गौहर उस लड़के से ऐसे अलग हुआ जैसे उसमें करंट आ गया हो, और वो तुरंत ही मोनिका के साथ चला गया। मोनिका मुस्कुराते हुए उसे एक तरफ खड़े मानव के पास ले आई। मीट क्यूट बेबी या सुपर डिश मानव। मानव को देखकर वरुण हैरान हो गया। उसने मानव को पैरों से लेकर सिर तक ऐसे देखा जैसे अनारकली का मुजस्समा बनाने वाले ने उसे देखा हो। फिर एक पल बाद उसके मुंह से निकला, हाय। मानव ने पूछा, क्या हुआ? यहाँ नहीं बता सकता ना, मेरे स्वीट में चलो। मानव ने पहली बार जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो दिखने में अच्छा खासा मर्द नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल जनाना थी। औरतों की आवाज़ में जो लोच और नज़ाकत भरी होती है, वो वरुण गौहर की आवाज़ में भी थी। कुछ ही देर बाद वो ताज होटल के सबसे महंगे और शानदार स्वीट में पहुंच गए। सामने बैठी मोनिका ने वरुण गौहर से पूछा, जो अभी तक अपनी खुर्दबीन जैसी निगाहों से मानव के शरीर को घूर रहा था, कैसी लगी स्वीट डिश क्यूट बेबी? बहुत शानदार। तुम इजाजत दो तो अभी खा लूं। डोंट बी सिली क्यूट बेबी, तुम्हारे लिए ही तो है, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए। वरुण गौहर ने जल्दी से कहा, हेलो, मीट मी, आई एम अ क्यूट बेबी। मोनिका ने कहा, ओफो, आप तो बेताब हुए जा रहे हैं। आप रहने दीजिए, मैं मानव को आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इनका नाम वरुण गौहर है, अपने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 5 सालों में जो 50 सुपर डुपर हिट फिल्में बनी है ना, उनमें से 40 फिल्में वरुण गौहर के प्रोडक्शन हाउस से निकली हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार इनके ऑफिस के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, और जल्द ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बजट की फिल्म इनके प्रोडक्शन हाउस से ही अनाउंस होने वाली है। ओह, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेबी। क्यों? वो क्या है ना कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री की जो टॉप हीरोइन मैंने उसमें कास्ट की थी, उसका कहना है कि उसका शरीर बहुत सुंदर है, इसलिए फिल्म में कम से कम कपड़ों वाले ज्यादा से ज्यादा सीन होने चाहिए जिसमें उसका शरीर हाईलाइट हो। जबकि मेरी फिल्म में हीरोइन जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसमें वो हर समय साड़ी पहन कर रहती है। ओह, दैट्स द प्रॉब्लम। यस, अपना शरीर दिखा दिखा कर टॉप पर पहुंची वो हीरोइन ये नहीं जानती कि कई बार जो नहीं दिखता वो भी बिकता है। But I'm a producer, you know, and I know. That's why I changed her. इतने में मानव ने कहा, एक्सलेंट गौहर साहब। जिनसे मैं बिजनेस करता हूँ वो मुझे गौहर साहब के नाम से जानते हैं, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे क्यूट बेबी के नाम से पुकारते हैं। तुम भी मुझे क्यूट बेबी के नाम से पुकार सकते हो। मानव आपके बिजनेस में भी काम आ सकता है। क्या इसमें हीरो बनने वाला मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें क्यूट बेबी? दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है। वरुण खड़ा होकर मानव के सीने पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा। लेकिन इसे मेरी फिल्म का नहीं,
मेरे दिल की फिल्म का हीरो बनना है। क्यों बनोगे ना? कहते हुए वरुण गौहर मानव की पैंट की चेन के ऊपर हाथ फिराने लगा और मानव हड़बड़ाकर पीछे हटा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। I like it very very much. ठीक तभी उसके मैनेजर का फोन आ गया। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर 1 घंटे बाद हमारी सुपरस्टार खान साहब से मीटिंग है, कैंसिल कर दो। और वही क्या, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हमें आज बहुत भूख लगी है और हमारे सामने सुपर डिश मौजूद है। आज हम उसे जी भर के खाएंगे। बट सर ये मीटिंग। वो गुस्से से फोन पर दहाड़ा। मैंने कहा ना मीटिंग कैंसिल, दैट मींस एवरी मीटिंग कैंसिल्ड। फिर वो फोन ऑफ करके मोनिका की तरफ पलटा। सो डियर मोनिका, आर यू रेडी टू ईट? ओह व्हाई नॉट? क्या तुम तैयार हो मानव? मानव ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वरुण ऐसे खुश हुआ जैसे बच्चा तब खुश होता है जब उसे मनचाहा खिलौना मिल जाता है। गुड गुड वेरी गुड। हम इसे खाने के लिए मेरे खंडाला के फार्म हाउस पर चलेंगे, मेरे चार्टर्ड प्लेन में। वहाँ खाने का प्रोग्राम पूरा करने के बाद उसी चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट आएंगे। मोनिका ने कहा, गुड है, लेकिन आपको खाना है और मानव को खिलाना है, तो इसमें मैं क्या ही करूंगी। मानव कुछ कह पाता उससे पहले उसकी जेब में रखा उसका मोबाइल फोन वाइब्रेट होने लगा और उसने देखा कि उसकी माँ का फोन था। किसी और का फोन होता तो वो इग्नोर कर देता, लेकिन माँ के फोन को उसने तुरंत उठाया। उधर से माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मानव, कहाँ है बेटा तू? वो नेहा को। मानव ने हैरानी से पूछा, क्या क्या हुआ नेहा को? पता नहीं, वो लोगों को सड़क पर मिली, पूरी तरह से बेहोश थी। लोगों ने उसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया। तू आकर देख ले बेटा, उसे क्या हुआ है। मैं आता हूँ माँ। मानव ने फोन कट कर दिया और मोनिका की तरफ मुड़ गया। मुझे जाना होगा मोनिका। हाँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें जाना ही होगा वरुण के साथ। नहीं, मैं इनके साथ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। मुझे घर जाना होगा, इट्स एन इमरजेंसी। मोनिका ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें वरुण के साथ जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना इमरजेंसी है। मोनिका ने और भी कठोर स्वर में कहा, मैंने कहा ना तुम्हें वरुण के साथ जाना है। मोनिका और मानव की बातों में तल्खी और ज्यादा बढ़ती उससे पहले ही वरुण गौहर बीच में आ गया। हाँ मोनिका बेबी, इतना कॉम्प्लिकेशन किस लिए? वो कह रहा ना इमरजेंसी है तो होगी इमरजेंसी, जाने दो उसे। मैं कुछ देर और भूखा रह सकता हूँ। फिर वो मानव से बोला, 2 घंटे 2 घंटे ठीक रहेंगे ना तुम्हारी इमरजेंसी के लिए? हाँ, 2 घंटे के बाद आ जाना, मेरा चार्टर्ड प्लेन भी तुम्हें तैयार मिलेगा और मैं भी। कुछ बोलने की जगह मानव उस स्वीट से ऐसे निकला जैसे हवा का गोला निकलता है। लगभग भागता हुआ मानव संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के उस वार्ड में पहुंचा जिसमें नेहा एडमिट थी। वो एक बेड पर बेहोशी की हालत में मौजूद थी और 2 डॉक्टर्स उसके पास खड़े उसका चेकअप कर रहे थे। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं मानव, नेहा का भाई। इसे क्या हुआ है? अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ऊपरी जांच से पता चला है कि इसने शायद कोई नशीला पदार्थ खाया है। शायद वो पाउडर जो इसके पास से एक पुड़िया में बरामद हुआ है। हमने उस पाउडर को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस को भी उसकी खबर दे दी है। पाउडर की बात सुनकर मानव सकते में रह गया। वो समझ गया कि उसकी डिबिया से जो पाउडर गायब हुआ था वो वॉशिंग मशीन में नहीं गिरा था, बल्कि उसे नेहा ने डिबिया से अलग कर लिया था और उसी पाउडर को खाकर नेहा इस हाल में पहुंची थी। पुलिस को उस पाउडर की खबर हो गई और ये जानकर मानव अंदर तक कांप गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और डॉक्टर से पूछा, सर इसकी हालत कैसी है? खतरे से बाहर है अभी, लेकिन अगर सही समय पर अस्पताल ना पहुंचती तो वो पाउडर इसकी जान ले लेता। लेकिन वो पाउडर इसके पास पहुंचा कैसे, कहाँ से? वो तो मुझे नहीं मालूम डॉक्टर। मालूम नहीं तो हो जाएगा। ये एक नई आवाज थी और ये उस आदमी के मुंह से निकली थी जो अभी अभी वहां पहुंचा था और जिसके शरीर पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी मौजूद थी। ऐसी बातें जानने के लिए ही तो पुलिस बनी हुई है। अपनी बात पूरी करता हुआ वो इंस्पेक्टर धीरे धीरे चलता हुआ मानव के पास आ पहुंचा। बाय द वे, माय नेम इज इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह। जाने वाले मुझे महारपीर सिंह के नाम से ज्यादा जानते हैं और मुझे इस लड़की के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि एक साधारण सी लड़की के बेहोश होने की बात को मैं केस क्यों कह रहा हूँ। असल में बात उतनी साधारण है नहीं जितनी दिख रही है। ये लड़की जिस पाउडर को खाकर इस हालत में पहुंची है वो कोई साधारण पाउडर नहीं है। वो एक ऐसा सुपर हाई क्लास ड्रग है जो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर को पुलिस ने धर दबोचा था, जिसकी वजह से ये ड्रग लाइमलाइट में आया था और उसके बाद ये सीधा इस नेहा नाम की लड़की, जो शायद तुम्हारी बहन है, इसके पास मिला। इसका संबंध कहीं उस ड्रग डीलर से तो नहीं है। यही बात इस साधारण से दिखने वाली बात को केस बनाती है। ये सुनकर मानव के छक्के छूट गए, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। ऐसी कोई बात नहीं है सर, नेहा ऐसी लड़की नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं।
लोग भी मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं अक्सर गलत सोचता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी मैं गलत सोचता हूँ मैं सही होता हूँ। इस बार मैं सही होता हूँ या गलत, ये तो तभी पता चलेगा जब ये लड़की होश में आएगी। और चूंकि ये लड़की तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि जैसे ये होश में आए तुम मुझे खबर करो। तुम समझ रहे हो ना नौजवान, मैं क्या कह रहा हूँ? मानव डर कर बोला, जी 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 मैं ऐसा ही करूँगा। गुड बॉय। इतना कहकर इंस्पेक्टर रेडियो के बल घूमा और वापस चला गया। वो इंस्पेक्टर उसे दुविधा के एक ऐसे भंवर में फंसाकर छोड़ गया जिसमें वो तैर कम रहा था और डूब ज्यादा रहा था। इंस्पेक्टर मनप्रीत का एक एक शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था और वो ये समझ गया कि वो इंस्पेक्टर उस पाउडर को, जिसे ड्रग कह रहा था, उसकी वजह से पहले नेहा के और फिर फोर्स के पीछे भी पड़ जाने वाला है। मानव ने खुद से कहा, नेहा की बेवकूफ़ी ने मुझे एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक उसे मोनिका याद आ गई। मोनिका इस बारे में कुछ कर सकती है, मैं तुरंत ही उसे फोन लगाता हूँ। मानव ने फोन लगाकर मोनिका को सारी बात बताई तो मोनिका गुस्से से भरकर फोन पर उस पर ही चिल्ला पड़ी, बेवकूफ हो तुम मानव, ऐसी बातें फोन पर कर रहे हो, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुरंत मेरे पास पहुंचो। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी बहन, बाहर में गई तुम्हारी बहन, जल्दी आओ, क्योंकि अगर जल्दी कुछ नहीं कहा गया ना तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों जेल की सलाखों के पीछे होगे और साथ ही मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। फोन बंद करने के बाद मानव ने बेड पर लेटी बेहोश नेहा पर एक नजर डाली और तेजी से बाहर की तरफ चला गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि अस्पताल के रूम का दरवाजा पार करते हुए वो अंदर आती एक औरत से जा टकराया और वो औरत कोई और नहीं थी, कामिनी थी। बहुत जल्दी में हो मानव। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, जब तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हारा घर तो मैं जानती हूँ, तुमसे क्यों ना रूबरू मिल लूं। तुम्हारे घर पहुंची तो यहाँ अस्पताल में एडमिट तुम्हारी बहन के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि तुम यहाँ आए हुए हो तो मैं सीधा यहीं चली आई। अब अच्छा क्या? हाँ, अच्छा हुआ। और ये भी अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ पहुँच गई। अगर देरी करती तो तुम्हारी जल्दबाजी बता रही है कि तुम तो यहाँ से निकल गए होते। हाँ हाँ, मुझे तुरंत कहीं पहुँचना है। अरे चले जाना राजा, पहले जरा साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो कामिनी, इस समय मैं बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, प्लीज मैं जल्दी आकर तुमसे मिलता हूँ। जवाब में कामिनी नागिन की जैसी फुफकार उठी, बकवास मत करो, मैंने कहा है ना मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है। और तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम मेरी बात टाल सको? इधर आओ मेरे साथ। कहते हुए कामिनी ने मानव का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया और मानव ने तुरंत एक झटके से अपना हाथ कामिनी के हाथ से छुड़ाया। कामिनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत ही कहीं पहुंचना है, प्लीज मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ ना। मैं जानती हूँ तुम किससे मिलोगे, यहाँ से जाने के बाद तुम मेरा फोन भी पिक नहीं करोगे, इसलिए मुझे तुमसे अभी कुछ जरूरी बातें करनी है, मुझे अभी तुम्हारा टाइम चाहिए। मानव ने इस बार जोर से गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं मिलेगा अभी टाइम, हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। झुंझलाते हुए मानव ने एक झटके से कामिनी को एक तरफ किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जब तक कामिनी संभलती तब तक मानव उसकी पहुंच से दूर आगे निकल चुका था। वो मानव को दूर जाता देख रही थी, अपनी उन आंखों से जिनसे अंगारे बरस रहे थे। गुस्से से भरी मोनिका का हाथ एक चटाक की आवाज के साथ मानव के गाल से टकराया। मानव के गाल पर पड़े उस थप्पड़ ने मानव के गाल के साथ साथ उसकी अंतरात्मा, उसके जमीर को भी झकझोर कर रख दिया। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोनिका उसे एक टक देखने लगी। साले बेवकूफ, तुझे वो ड्रग मैंने दिया था और मुझे मेरे हस्बैंड कमिश्नर ने। जानता है ये बात अगर मीडिया को पता चल गई तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। वो सब मेरी वजह से नहीं हुआ, वो तो मेरी बहन, तेरी बहन की। बकवास बंद कर और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, झंड फकीर साला। मोनिका सचमुच सोचने लगी और मानव चुपचाप उसे खड़ा देखता रहा। क्यूट बेबी के नाम से मशहूर वरुण गौहर भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो अपने फोन में अपनी मनपसंद ब्लू फिल्म देखने में ऐसा बिजी था कि मानो वो वहां था ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद मोनिका ने फाइनली अपने असिस्टेंट कमिश्नर पति को फोन लगा दिया। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? उधर से आवाज आई। काम पर हूँ, कोई जरूरी काम हो तो बोलो। मोनिका अपनी आवाज को पूरी तरह सेक्सी बनाकर बोली, तुम कहीं पर भी हो डार्लिंग, लेकिन आज रात तुम्हें बिस्तर पर होना है। और जानते हो क्यों? क्योंकि एक साथ एक ही बिस्तर पर एक बार में 3 तितलियों के साथ मौज मस्ती करने का तुम्हारा जो ड्रीम था ना वो आज पूरा होने वाला है। मैंने अपनी 2 सहेलियों से बात कर ली है। रेडी हो ना? सुबह सुबह रहेगा, तुम अपनी तैयारी पूरी करके रखना, मैं अपनी तैयारी पूरी करके टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके डार्लिंग, कहकर मोनिका ने फोन काट दिया
और फिर मानव की तरफ पलट कर बोली, इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह, तुम्हारी बहन और तुम्हारे पीछे ना पड़े ऐसा इंतजाम मैं कमिश्नर साहब से करवा सकती हूँ। और कमिश्नर साहब ऐसे काम तब करते हैं जब उनके बेड वाले ड्रीम्स पूरे होते हैं। आज इनका 3 तितलियों वाला ड्रीम पूरा करवाऊंगी, तभी वो मेरी बात मानेंगे। खैर, मैं इस काम को कर लूंगी, तुम जाकर क्यूट बेबी के साथ अपना काम करो। मैं नहीं कर पाऊंगा मोनिका, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी का इंतजाम करती हूँ ना, कहकर मोनिका ने अपने बैग में मौजूद अपनी लिपस्टिक को बाहर निकाला और उसका पिछला हिस्सा घुमाकर खोल दिया। फिर उसने लिपस्टिक को अपनी हथेली पर उल्टा कर दिया और लिपस्टिक में से वही ब्राउन सा पाउडर निकलकर मोनिका की हथेली पर आ गया और उसने सारे का सारा पाउडर आगे बढ़कर मानव के मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया। मोनिका ने कहा, ये लो, ये खाओ, ये तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगा। इधर मानव भी स्ट्रेस हटाने के लिए उस ड्रग को स्नॉट किए जा रहा था। जैसे जैसे पाउडर अपना असर दिखा रहा था, वैसे वैसे मानव को अपनी परेशानी और दुख दूर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वो खुशी खुशी क्यूट बेबी उर्फ वरुण गौहर के साथ हो लिया। चार्टर्ड प्लेन खंडाला लाने के बाद वरुण गौहर उर्फ क्यूट बेबी मानव को जहाँ लेकर आया था वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। और इस समय क्यूट बेबी और मानव एक ऐसे कमरे में बंद थे जिनकी दीवारें सिनेमा हॉल के पर्दों जैसी बनी हुई थी। छत पर और दाएं बाएं की दीवारों पर अलग अलग ब्लू फिल्म्स चल रही थी। कोई और समय होता तो शायद मानव भी ऐसी फिल्मों को अवॉइड करता, लेकिन मानव इस समय उस पाउडर के नशे में गुम था। मानव के साथ साथ इस समय क्यूट बेबी के शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। क्यूट बेबी के हाथ में 2 शराब की बोतलें थीं, जिसके बारे में बताते हुए वो बड़े प्यार से मानव को देख रहा था। ये विदेशी शराब बहुत महंगी है, मुझे इसे पीने का बहुत शौक है, पर मेरा इन्हें पीने का अंदाज थोड़ा अलग है। इतना कहते हुए क्यूट बेबी ने शराब की दोनों बोतलें मानव के शरीर पर उड़ेल दी और जैसे ही मानव का शरीर शराब से भीगा, वैसे ही क्यूट बेबी उसके शरीर से लिपट गया और बड़े प्यार से मानव के शरीर पर मौजूद शराब को मजे ले लेकर चाटने लगा। क्यूट बेबी की हरकतें धीरे धीरे मानव को भी मजा दे रही थी और उस समय तो मानव के उस आनंद में 4 चांद लग गए जब क्यूट बेबी मानव के शरीर पर मौजूद शराब को चाटते चाटते उसके पेट के नीचे तक पहुंच गया। ये सब बहुत देर तक चला, तब तक जब तक मस्ती की अधिकता से लरसते वो शब्द क्यूट बेबी के मुंह से ना निकले। आगे से एंट्री करने में बहुत आनंद आता है, सही है, लेकिन पीछे से एंट्री करने में स्वर्ग का आनंद आता है। कम ऑन। क्यूट बेबी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सचमुच उसने मानव को एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराई। माय डियर, जो तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं वही तुम्हारे साथ करूं तो कितना मजा आए। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मजे की बात तो बात की है बेबी, ये तो बताओ जो मैंने किया वो तुम करोगे कैसे? तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। वो मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, बाजार में वो बहुत मिलते हैं, तुम बस तैयार रहो। कहते हुए वरुण गौहर ने अपने होठ मानव के होठों पर रखे और अपने मुंह में रखी एक गोली मानव के मुंह में धकेल दी। पहले से ही नशे की अधिकता में झूमते मानव ने वो गोली तुरंत अपने पेट में पहुंचा दी। यही वो समय था जब वरुण गौहर ने अपनी अलमारी से कई डिल्डो टॉयज निकालकर मानव के सामने रख दिए। ये क्या है? वही जो मेरे पास नहीं है, लेकिन बाजार में हर टाइप का, हर साइज का और हर कलर में मिलता है। विद वाइब्रेटर इफेक्ट्स। इसी से तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। मानव ने चौंकते हुए कहा, वो व्हाट नॉनसेंस। मानव हैरानी से खड़ा होकर बस इतना ही कह पाया और फिर लड़खड़ा कर बेड पर गिर गया। अब मानव निढाल बेड पर पड़ा था, जबकि क्यूट बेबी उर्फ वरुण गौहर डिल्डो टॉयज में से एक वाइब्रेटर वाले डिल्डो टॉय को अपनी कमर से बांधते हुए शिकायत भरे लिहाज से बोला, मेरे साथ तो सभी खुशी खुशी करते हैं, लेकिन जब मेरे करने की बारी आती है तो सभी नखरे दिखाने लग जाते हैं। पर मेरे पास भी इस डिस्क्रिमिनेशन का इलाज है, उस गोली का असर। चल मेरे बाबू, अब जरा उल्टा हो जा। डिल्डो टॉय को अच्छी तरह से अपनी कमर में बांधने के बाद क्यूट बेबी ने मानव को उल्टा कर दिया और फिर कूद कर बेड पर चढ़ गया। उसके बाद जो हुआ वो मानव के लिए जुल्म था, लेकिन क्यूट बेबी के लिए परम आनंद। मानव दर्द से तड़प रहा था, लेकिन जिस हालत में मानव था उस हालत में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रात भर मानव के साथ वही सब हुआ, कई बार हुआ, और मानव को जितना दर्द हो रहा था क्यूट बेबी को उतना ही मजा आ रहा था। फिर सुबह होने से पहले ही वरुण का एक आदमी उनके पास आया और उनसे पूछने लगा, इसका क्या करना है सर? चार्टर्ड प्लेन से वापस दिल्ली भेजना है। अगर ये अपनी मर्जी से मेरी बात मान जाता तो शायद मैं इसके बारे में सोचता, लेकिन इसके साथ तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, इसलिए आई डोंट लाइक हिम।
इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसे चार्टर प्लेन से दिल्ली छोड़ा जाए। इसकी जेब में 500 का नोट डालकर इसे रेलवे स्टेशन के पास फेंक आओ। लोकल ट्रेन से अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। क्यूट बेबी और वरुण गौहर ने उसे अपने आदमियों की मदद से खंडाला रेलवे स्टेशन के पास फेंकवा दिया। अपनी हालत की वजह से मानव उनका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि गोली का असर अभी भी उस पर हावी था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मानव ने सबसे पहले उस अस्पताल की तरफ रुख किया जिसमें उसकी बहन नेहा भर्ती थी। उसकी खुद की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अस्पताल की तरफ चल दिया। पहुंचकर उसने देखा कि नेहा होश में थी और उसकी देखभाल के लिए सलोनी उसके पास थी, और इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह उसके पास खड़ा हुआ अपने हाथ में पकड़े कागज पर लिखा हुआ नेहा का बयान सुना रहा था। तो वो डिबिया तुम्हें सड़क पर पड़ी मिली। तुमने उसे उठाकर खोला तो उसमें कोई ब्राउन सा पाउडर था। अनजाने में ही तुमने उस पाउडर को चख लिया और उसके असर से तुम ऐसी बेहाल हुई कि यहाँ अस्पताल में आ पहुंची। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानती हो और तुमने अपने बयान को सुन लिया है, समझ लिया है। बयान के रूप में यही शब्द सही लिखे हैं। बोलो। नेहा ने घबरा कर कहा, वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेबी, क्योंकि अगर तुम कुछ बोलोगी तो हो सकता है सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकल जाए। जबकि मेरे पास ऊपर के अधिकारियों से यह आदेश आया है कि मैं तुम्हारे बयान में वो लिखूं जो मैंने अभी अभी तुम्हें पढ़कर सुनाया। खैर लीव इट, तुमने अपने बयान को सुन लिया है, समझ लिया है, अब इस पर दस्तखत कर दो। नेहा ने झिझकते हुए अपने बयान वाले कागज पर दस्तखत किए तो इंस्पेक्टर मनप्रीत उस कागज को बड़े ध्यान से देखने लगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर जैसे ही वो घूमा, उसे अपने पीछे मानव खड़ा दिखाई दिया। आओ मानव जी, आप भी आ गए। कहाँ गायब थे भाई 3 दिन से? मैं कहीं गया हुआ था सब। बाय द वे, आपका बयान तो हो गया होगा? बयान तो हो गया, लेकिन ये बयान तुम्हारी बहन ने नहीं बल्कि मेरे ऑफिसर ने दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम जैसे आदमी की पहुंच वहां तक कैसे है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज मैं अपनी वर्दी बचाने के लिए बयान लिख रहा हूँ। लेकिन जो सच्चा बयान है वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह वहां नहीं रुका। मानव समझ गया कि ये मोनिका का ही कमाल है, जिसने अपने कमिश्नर हस्बैंड की हेल्प से उसे और उसकी बहन नेहा को पुलिस के शिकंजे में जकड़ने से बचाया था। मोनिका का ध्यान आते ही मानव ने उससे मिलने की ठान ली, क्योंकि वो उसे वरुण गौहर की करतूतें और अपने साथ बीती हुई बुरी आप बीती सुनाने के लिए बेताब था। जैसे ही वो चलने को हुआ, वैसे ही सलोनी ने उसे टोक दिया। कहाँ चल दिए मानव? 3 दिन से तुम कहाँ गायब थे? जानते हो नेहा की हालत इतनी खराब थी, अगर सही समय पर देखभाल के लिए मैं ना आई होती ना तो कुछ भी हो सकता था। बिस्तर पर पड़ी माँ की हालत तो तुम्हें पता ही है। मानव भला क्या बताता कि 3 दिन से वो कहाँ था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया था, बड़ी इमरजेंसी थी। पता नहीं कैसा काम कर रहे हो तुम। और ये इंस्पेक्टर किस डिबिया और पाउडर की बात कर रहा था जिसने नेहा को इस हाल में पहुंचा दिया? जवाब देने की जगह मानव ने नेहा की तरफ देखा, और जैसे ही नेहा की नजरें मानव से मिली, वैसे ही उसने अपनी नजरें झुका ली और वो समझ गई कि मानव उससे क्या सवाल करना चाहता था। नेहा की खामोशी से मानव भी समझ गया कि नेहा क्या कहना चाहती है, लेकिन सलोनी के सामने सब कुछ कहना और सुनना ठीक नहीं था। अभी इंस्पेक्टर ने बताया ना कि वो नशीले पदार्थ की डिबिया नेहा तक कैसे पहुंची। बाय द वे, थैंक यू कि तुमने सही समय पर आकर नेहा को संभाल लिया। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे सवाल का जवाब टाल दिया है मानव, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर तुमने कोई गलत रास्ते पर कदम रख दिए हैं तो अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ। मैं आता हूँ, कहकर मानव तेजी से वहां से निकल गया, जो उसी के लिए अच्छा था। जिस समय मानव मोनिका के पास पहुंचा, उस समय वो नहाने के लिए जा रही थी। अरे मानव, सही समय पर आए हो, आओ साथ नहाते हैं, मानव ने थोड़े गुस्से में कहा। मैं यहाँ नहाने के लिए नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए आया हूँ। मोनिका ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गई। बातें भी कर लेंगे मेरी जान, पहले नहा तो लो। अंदर पहुंचकर मोनिका ने अपना गाउन उतार कर एक तरफ टांग दिया और अब वो बिना कपड़ों के नहाने के लिए एकदम तैयार थी। उसने शावर चला दिया, जिससे निकलकर सुगंधित पानी मोनिका के गोरे बदन के साथ साथ मानव को भी भिगोने लगा। अरे कपड़े पहनकर कौन नहाता है? उतारो ना अपने कपड़े ताकि नहाने में पूरा मजा आए। मोनिका ने मानव के कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मानव ने उसका हाथ झटक दिया। जानबूझकर अनजान मत बनो मोनिका। तुम जानती हो उस जानवर वरुण गौहर ने खंडाला ले जाकर मेरे साथ क्या किया है? मुझे कैसे मालूम होगा? जब से तुम उसके साथ गए हो तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। मैं तो खुद ये सोचकर हैरान थी कि उसमें तुम्हें खूब इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए तुम 3 दिन से उसके पीछे ही लगे हो। मैं तो डर रही थी कि वरुण गौहर ने तुम्हें जो स्वाद चखाया है, कहीं उसकी वजह से तुम आगे की सोचना ही छोड़ दो।
वैसे हुआ क्या? मानव ने बताया तो सारी बात सुनकर मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। सचमुच बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम ये सब सुनकर हंस रही हो? बात है इतनी इंटरेस्टिंग कि हंसी आ गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुमने मुझे वरुण गौहर के साथ भेजा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तुम मुझसे बात करो। मैं तो कहता हूँ कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर हस्बैंड से कहकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो। मोनिका थोड़े गुस्से में बोली, व्हाट नॉनसेंस। तुम शायद वरुण को जानते नहीं हो। पहली बात तो वो मुंबई के माफिया डॉन अरुण गवली का भाई है, और दूसरा वो इतना ज्यादा अमीर है कि मेरे हस्बैंड जैसे 1000 असिस्टेंट कमिश्नर्स उसके यहाँ हाजिरी बजाते हैं। हाँ, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन तुम वहाँ कोई गीता का पाठ करने तो गए नहीं थे, अपना बिजनेस करने गए थे। एंड ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। धंधे में कभी कभी ऐसी मामूली घटनाएं हो जाती हैं। ये धंधा बहुत गंदा है। सही कहा तुमने, सचमुच बहुत गंदा है। लेकिन इस धंधे के बीच में से जो दौलत नाम की चीज है ना, वो हर गंदगी को धो देती है। Am I wrong? मानव ने कुछ बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पाया, क्योंकि वो समझ रहा था कि मोनिका जो कह रही है वो सही कह रही थी। मोनिका ने भी मानव के जज्बातों को समझा। लीव इट मानव, जो कमी खंडाला में रह गई थी उसे मैं आज रात यहाँ पूरी करवा दूंगी। आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी से मीटिंग फिक्स की है। उसका नाम है गज कामिनी। तुम उसे जितना आनंद दोगे वो तुम्हें उतना ही पैसा देगी। मेरे सोफे ने आकर तुम्हारा मूड फ्रेश कर दिया तो कपड़े उतारो ना और मेरे साथ नहाने का मजा लो। नहीं नहाना है मुझे, कहते हुए मानव एक झटके से बाथरूम से बाहर निकला और भीगे कपड़ों में ही मोनिका की कोठी से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। पीछे बाथरूम में पैर पटकती मोनिका का तन बदन पानी की मोटी बौछार के बाद भी गुस्से से बुरी तरह जल रहा था। मानव भीगे कपड़ों के साथ ही अपने घर पहुंचा और उसकी हालत बहुत खराब थी। इस समय नशे की जरूरत को वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। चाहता तो मोनिका से नशा मांग सकता था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। अब उसको लग रहा था कि उसने गलती कर दी। उसे कम से कम मोनिका से इस्तेमाल के लिए थोड़ा पाउडर तो ले ही लेना चाहिए था। मानव ने खुद से कहा, खैर कपड़े बदल कर निकलता हूँ, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मानव ने घर में कदम रखा उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, आ गया बेटा, इधर आ। माँ बड़ी मुश्किल से पलंग पर बैठी हुई थी और उनके बोलने का जो अंदाज था उसने मानव को अंदर तक हिला दिया। माँ ने गुस्से से कहा, सच सच बता मानव, क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ माँ? मैं काम कर रहा हूँ। तू क्या काम कर रहा है? ये उस डिबिया से पता चलता है जिसे नेहा ने तेरे कपड़ों से निकाल कर छुपा लिया था, और उसमें भरे पाउडर को चखने के बाद वो अस्पताल पहुंच गई। मुझे पता चला है कि वो सुपर फाइन किस्म का कोई ड्रग था जिसकी कीमत हजारों रुपए थी। पता नहीं पुलिस पर ऐसा क्या प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया, नहीं तो तेरे चक्कर में नेहा भी जेल की सलाखों के पीछे होती। वो ड्रग नहीं था माँ, और उसे नेहा ने मेरी जेब से निकाला ही क्यों था? बच्चे मत पढ़ा मानव, तू झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन वो लैब तो नहीं झूठ बोल सकती ना जिसमें उस पाउडर की टेस्टिंग हुई थी। घर बैठे मुझे सब मालूम हो चुका है। अब मुझे सच सच बता क्या मामला है? अरे कोई मामला नहीं है माँ, आपको गलतफहमी हुई है, और वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं जानती हूँ कि तू किस लिए कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे मालूम है कि इस बारे में तू जो कहेगा वो झूठ होगा। इतना कहकर माँ ने अपने पास रखा चेक मानव की तरफ बढ़ा दिया। ये ले, मुझे नहीं चाहिए ये क्या है? ये वही 5 लाख का चेक है जो मेरे इलाज के लिए तू डॉक्टर को देने वाला था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रुपयों से इलाज करवा कर 1-2 साल और जी लूंगी, लेकिन वो जिंदगी जिल्लत भरी होगी। लेकिन माँ, लेकिन कोई नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू जो भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलाज जो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दे। मैं नोटों के बिस्तर पर सोकर नहीं, अपने बेटे की गोद में सोकर आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। तू ये रुपया जिससे भी लाया है उसे वापस कर दे बेटा, और खुद वापस आ जा। ना चाहते हुए भी मानव ने माँ के हाथ से वो 5 लाख का चेक लेकर अपनी जेब में रख लिया और जल्दी से अपने रूम में घुस गया। धम्म से अपने बिस्तर पर गिरे मानव को माँ की बातों ने झकझोर कर रख दिया था। उसकी ये हालत तब तक रही जब तक कि उसे नशे की लत का दोबारा एहसास नहीं हुआ। उसे लगने लगा जैसे उसके मस्तिष्क में हल्के हल्के पटाखे फूट रहे हैं, उसके हलक में कांटे उगाए हैं। उसने देखा कि उसकी माँ धीरे से उठकर टॉयलेट की तरफ जा रही है। वो चुपके से अपने रूम से निकला और लपक कर माँ के पलंग के सिरहाने रखी दवाई के डिब्बे के पास पहुंचा। मुझे मालूम है कि डॉक्टर ने माँ को नींद की गोलियां लिख कर दे रखी हैं। नींद की गोलियों का पत्ता माँ की दूसरी दवाइयों के साथ डिब्बे में रखा रहता है।
मानव ने चुपके से डिब्बा खोला और नींद की गोलियों की स्ट्रिप से 4-5 गोलियां निकाल ली और तेजी से अपने कमरे में पहुंचा। उसने ग्लास में रखे पानी की मदद से उन 5 गोलियों को अपने पेट के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन मानव, जो सुपर फाइन ड्रग्स का मजा ले चुका था, उसके सामने नींद की गोलियों की कोई औकात नहीं थी। अचानक उसे याद आया, पास की ही रीसेटलमेंट कॉलोनी में टिमेलो नाम की एक कुआनी औरत रहती है जो चोरी छुपे नशीले पदार्थों को बेचने का धंधा करती है।